भारत टीवी के इस प्रोग्राम त्रिपाठी जी की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं संदीप भारती आपका स्वागत करता हूं। और जैसे देश में कोरोना की स्थिति चल रही है, तो अ, कोरोना से बचाव के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि जैसे ये जो मास्क होता है आप वो लगा के रखिए। जो सर्जिकल मास्क है तो 2 इन मास्क को लगाइए। और जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और जो सरकार ने जो गाइडलाइंस दी है उसका ज़रूर पालन करें। और अब पहले से काफ़ी जो सुधार है जो कोरोना की स्थिति में, और हमें भी सभी को सरकार का साथ देना है ताकि जल्दी से जल्दी इस महामारी पे विजय प्राप्त करी जा सके। आज हम त्रिपाठी जी की पाठशाला में संदीप त्रिपाठी जी से मोटिवेशनल सेशन है ये। और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए है, जो माता पिता बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए एक सेशन है। और आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आजकल जैसे बच्चे घर से ही क्लासेस कर रहे हैं, तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जो घर से पढ़ाई होती है और जो स्कूल जाके पढ़ाई होती थी उसमें फ़र्क क्या है, बहुत सारी चीज़ें आप जो सवाल पूछ सकते हैं। तो आप अपने जो सवाल है कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। अपने जो सुझाव है आप वो भी दे सकते हैं। तो अभी हम इंतज़ार करते हैं संदीप त्रिपाठी जी का जुड़ने के लिए, ताकि वो हमसे जुड़े और हम इस चर्चा की शुरुआत कर सकें। संदीप जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप हमसे जुड़े ताकि हम फिर ये पाठशाला की शुरुआत कर सकें। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई का ज़माना है, क्योंकि स्कूल नहीं खुले हुए। तो बच्चे भी जैसे काफ़ी टाइम से घर पे हैं, तो उनको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और जो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कैसे ध्यान दें बच्चों पे पढ़ाई पे। तो बहुत से सवाल हैं जो आप पूछ सकते हैं। अभी हम इंतज़ार करेंगे त्रिपाठी जी का जुड़ने के लिए। सब कीजिए ताकि हम पाठशाला की शुरुआत कर सकें। जो दर्शक जुड़े हैं अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव रख सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस समय जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो कैसे वो पढ़ाई अभी बेहतर कैसे कर सके, ये एक सवाल है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप पूछ सकते हैं। त्रिपाठी जी, हमने आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, एक बार आप एक्सेप्ट कीजिए ताकि आप चर्चा में जुड़ सके। क्योंकि बच्चों के लिए इतना आसान नहीं होता, जैसे कि घर में इतने घंटे ऑनलाइन पढ़ाई कर पाना। तो ये इसी ये और ये कभी पहले हुआ नहीं था। बच्चों ने आज तक, जैसे अभी 1 साल से स्कूल नहीं गए, तो वो घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं, इंटरनेट जैसे मोबाइल के थ्रू, और टीवी के जो मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके लिए भी इतना आसान नहीं है। और इतने घंटे एक साथ बैठे रहना, ध्यान लगाना, फिर जो माता पिता घर में साथ में बैठे हैं उनके, तो उनके लिए भी उनको भी अपने बच्चों के लिए समय निकालना पड़ता है। तो काफी सारी चीजें हैं आप महसूस कर रहे होंगे। अभी तो खैर छुट्टियां चल रही हैं। चंद्रकांत मिश्रा जी को नमस्कार। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। हम आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे और स्वस्थ होंगे। हम अभी इंतजार कर रहे हैं ताकि त्रिपाठी जी हमसे जुड़ सके और आप सबके सवाल ले सके, मोटिवेशन के कुछ बातें आपको बता सके जो आपके जीवन में उपयोगी साबित हो।
दिल्ली एनसीआर में अभी बारिश का मौसम है। ताउते जो तूफान था वो आया हुआ था गुजरात में, मुंबई में। अब ये नॉर्थ की साइड भी है, तो सुबह से बारिश हो रही है दिल्ली में भी। तो अगर कहीं ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपने घर पे ही रहें। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, इसीलिए हमने ये पाठशाला का आयोजन करा, ताकि आप घर बैठे हैं तो आप ये जो मोटिवेशनल चीज़ें हैं ये देख सकें। त्रिपाठी जी ने पहले भी इनकी पाठशाला, इन्होंने इंडिया टीवी पे पाठशाला अपनी ली थी पाठशाला, और इन्होंने मोटिवेशन के बारे में बताया था। फिर एक पाठशाला में इन्होंने मैथ्स के बारे में बताया था कि बच्चे मैथ्स में कैसे ध्यान लगाएं, तो वो भी इन्होंने बताया था। तो हम प्रयास यही करेंगे कि आगे भी ऐसे मोटिवेशनल सेशन कराते रहें। और हमने प्रेम कुमार शुक्ला जी, उनके उनके साथ भी चर्चा करी थी। उसमें हिंदी को जो सम्मान मिलना चाहिए उसके लिए हमने बात करी थी। तो आगे भी श्री प्रेम कुमार शुक्ला जी से और अन्य जो अध्यापकगण हैं उनसे भी हम बात कराएंगे, जो समाज सेवी उनसे बात भी कराएंगे। अगर आप भी भाटी में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम आपको भी, आपके साथ भी चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि जो चर्चा हो उस पे उसका जो रिजल्ट हो वो लोगों को पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए, और केवल बहस करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमें तो हमारा मेन मकसद ये है कि जो लोगों को फायदा हो सके, जो देश के हित में, जो भारत के हित में हो, वो चर्चा, इसलिए हम चर्चा करना चाहते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि त्रिपाठी जी जुड़े हमसे। और आगे भी ऐसे आयोजन हम करते रहेंगे। अगर आप समाज सेवी हैं, अध्यापक हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और आपके साथ भी हम चर्चा करेंगे ताकि आप समाज में एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज आप दे सके और लोगों को उससे फायदा हो। क्योंकि अगर अच्छे विचार रखते हैं तो समाज को उसका फायदा मिलना चाहिए। और समाज में, क्योंकि आजकल आप देखिए, जैसे कोरोना का समय है, तो लोग सभी अपने ज़्यादातर लोग अपने घर पे हैं। तो एक जैसे टीवी देखते हैं तो उसमें ज़्यादातर कोरोना की खबरें आ रही हैं, तो पॉजिटिव कुछ मैसेज जाए, इसके लिए हमें कोई ना कोई ऐसे सेशन करने चाहिए ताकि कोरोना से ध्यान हटे अभी। क्योंकि अगर आप दिन रात देखोगे तो उसी वही दिमाग में रहता है। तो इसीलिए हमने ये आयोजन किया था पाठशाला का। आप भी अपने विचार रख सकते हैं। अगर आप बता सकते हैं कि हमें कौन से सेशन आपको कराने हैं, आप वो बता सकते हैं। मकसद हमारा यही है कि सब मिलजुल के रहे, काम अच्छे करें, और अपने परिवार का और अपने अपने देश का नाम रोशन करें, भारत माता का नाम रोशन करें। हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको उनको हम चाहते हैं कि वो आगे आए। देश की बागडोर अब उनको संभालनी है, तो इसलिए उनको पता होना चाहिए कि समाज में क्या चल रहा है, और अच्छे विचार उनमें होने चाहिए, देशभक्ति की भावना उनमें होनी चाहिए। श्री प्रेम कुमार शुक्ला जी के साथ भी हमने कई सेशन करे और आगे भी करते रहेंगे। वो एक समाज सेवी है और हिंदी को सम्मान दिलाने के लिए एक संघर्ष वो भी कर रहे हैं, तो हमें भी उनका भी साथ देना चाहिए, क्योंकि हिंदी मातृभाषा है हमारी। तो हम ये नहीं कहते कि दूसरी भाषा नहीं आनी चाहिए, आप सीखो भाषा। आजकल जैसे अंग्रेजी का भी जो अंग्रेजी भाषा है तो सभी स्कूल्स में आजकल चलती है, तो आपको आनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन आप इस चक्कर में हिंदी ना भूल जाओ, बस हमारा ये आपसे निवेदन है कि हिंदी आपको जरूर आनी चाहिए। हमने पहले बीच में अब एक मुहिम हमने जो चलाई है कि कोर्ट में जो अंग्रेजी में बहस होती है वो गलत है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को अंग्रेजी से जो हिंदी जिनको समझ में आती है, तो अंग्रेजी कई लोगों को समझ में नहीं आती। अगर कोर्ट में अंग्रेजी में बहस हो रही है, डिबेट हो रही है वकीलों के बीच में, जो फैसला सुनाया जा रहा है अंग्रेजी में, तो उसमें जो आम आदमी कहीं ना कहीं पिसता है, उसको पता ही नहीं कि फैसला क्या हो गया। तो ये हमारी भारत सरकार से निवेदन है
कि कोर्ट में जो बहस हो हिंदी में ही हो और जो फैसला सुना जाए हिंदी में हो, वो हिंदी में जरूर हो। मातृभाषा को हमारा ये सम्मान मिलना बहुत जरूरी है। और हम इसमें आपको भी कहें कि आप भी इस जो मुहिम है हमारे साथ जुड़े इसमें, ताकि हमारी मातृभाषा हिंदी है उसको वो सम्मान मिल सके। और ऐसे ही जो शहीद है हमारे देश के, मैं एक बार त्रिपाठी जी को जोड़ने का प्रयास करता हूँ। तो जो हमारे शहीद हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए शहीदों के बारे में, हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको पता होना चाहिए। तो ये हमारा उद्देश्य है। भारतीय में जब हमने शुरुआत करी थी तो हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे शहीदों का सम्मान होना चाहिए और देश हित में जो बातें हैं वो आगे आनी चाहिए, जो विचार है देश हित में, जो अच्छे लोग हैं वो आगे आने चाहिए, ताकि भारत को अच्छे विचार दे सके, मानवता को अच्छे विचार दे सके। त्रिपाठी जी राम राम। हम आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और मैंने आपको इनवाइट भी सेंड किया है, एक बार आप जुड़िए। हमारे जो दर्शक है वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब त्रिपाठी जी की पाठशाला शुरू होगी। शायद कुछ नेटवर्क का इशू है, इसलिए त्रिपाठी जी प्रयास कर रहे हैं जुड़ने का, किंतु अभी तक सफलता नहीं प्राप्त हुई है। त्रिपाठी जी ये इसमें आ रहा है कि कनेक्शन फेल आपके, फिर से मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दी है त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी नमस्कार, भारती की तरफ से जय हिंद। हमारे दर्शक काफी समय से, बहुत बढ़िया, हमारे दर्शक काफी समय से आपका इंतजार कर रहे थे कि त्रिपाठी जी कहाँ रह गए पाठशाला के लिए। नहीं मैं भी कोशिश कर रहा था और मैं भी मिस कर रहा था। हमारे दर्शक ये कह रहे हैं त्रिपाठी जी की असल कई ज्यादातर तो बच्चे लेट क्लास पे आते हैं, आज हमारे जो अध्यापक है वो क्लास में लेट आए हैं। हाँ ये अब टेक्नोलॉजी का हमें थोड़ा सा नहीं बिल्कुल बिल्कुल मोबाइल में कुछ दिक्कत हो रही थी, तो इसको संदीप जी आवाज आ रही क्या ठीक से? नहीं बिल्कुल, बहुत कोई नहीं। मुझे पहले अब आ रही है, जो अभी आप बोल रहे हैं बीच में पहले आवाज कट रही थी, अब आ रही है आवाज अब तो। और आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, पिक्चर ठीक आ रही है बिल्कुल। हाँ जी, तो आप मेरे दर्शकों को हम बता दें, संदीप त्रिपाठी जी है, ये समाज सेवी है और जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं, इनकी संस्था वो पढ़ाती है बच्चों को और बच्चों में अच्छे विचार डालते हैं। इनका कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है और काफी जो इन्होंने बच्चे पढ़ाए हैं अब वो आगे आके समाज सेवा कर रहे हैं। कोरोना का जैसे समय था तो उसमें वो लोग बच्चे आगे आए हैं, तो इसीलिए हमने त्रिपाठी जी की पाठशाला भाटी पे रखी है, ताकि ये अपने अच्छे विचार रख सके और हमारे माता पिता उनको फायदा हो सके, हमारे जो बच्चे उनको फायदा हो सके। तो त्रिपाठी जी अब आप अपने आप के बारे में बताएं, कुछ आप बताइए कि हाँ कैसे क्लास की शुरुआत करेंगे। हमारे दर्शक आपका काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। आज सरस्वती वंदना से करते हैं, हर बार हम एक भगवान को याद करके। त्रिपाठी जी थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी देरी आ रही है आपकी, अभी थोड़ी सी कम आ रही है, एक मिनट। अब ठीक है, अब ठीक है। जैसा आप बोल रहे थे तो मेरे ख्याल से आप जब शायद माइक दूर लेके जाते हैं तब डिस्टर्बेंस आती है जी। अब आ रही है संदीप जी? हेलो, अब बिल्कुल क्लियर आ रही है, जो अभी आपने बोला ये। हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है जी। तो पहले हम हाँ बिल्कुल, ये परफेक्ट है। एक स्तुति है वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बिल्कुल बिल्कुल तो शुरू करते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, नहीं त्रिपाठी जी पूछना चाहूंगा कि तो जो माँ सरस्वती की स्तुति है वो हमारे बच्चों को क्यों करनी चाहिए पढ़ाई से पहले, क्योंकि ये भी काफी जरूरी है, तो बच्चों को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो उसके बारे में आप बताएंगे बच्चों को? जी देखिए, क्या है कि अगर हम कोई चीज पाना चाहते हैं तो उस चीज के प्रति हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, उस चीज के अंदर लिए हमारे अंदर लगन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अगर ज्ञान पाना चाहते हैं तो ज्ञान केवल नौकरी के लिए नहीं है,
ज्ञान है कि हम अपने जीवन को अच्छे से जी सके, उस ज्ञान का उपयोग करके अपनी जीविका भी कमा सके, वो भी एक हिस्सा है उसका। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए अगर हमें कोई चीज पानी है, कोई चीज हम हासिल करना चाहते हैं, तो उस चीज के प्रति हमारे मन में श्रद्धा होगी, लगन होगी, तो वो हम आसानी से उस चीज को पा सकेंगे। जैसे हमें याद है कि बचपन में हम पढ़ते थे तो हमारे पैर अगर किसी भी जाते थे से, तो हम उसको सर पे लगा के हम्म और चूमते थे। आजकल तो कई बार बच्चों को हम्म। देखता हूँ वो बैग के ऊपर बैठ जाते हैं और लिखते रहते हैं। बिल्कुल, वो ये मैंने देखा है, ये बिल्कुल सही कहा आपने। पेज उड़ता रहता है लिखते समय, तो वो पैर के अंगूठे से अपनी बुक के पेज को दबा लेते हैं। बड़ा दुख होता है उस टाइम पर कि हम नहीं, दुख कहाँ होता है। जा रहे हैं। और हमारी और आपकी जो पीढ़ी के लोग हैं, वो आज भी जैसे अगर कोई किताब होती है उसको पैर भी लग जाता है, जी बैग को भी लग जाता है, तो उसको उसे चूमते हैं उसको। और जी, हमारे वो बच्चे कहीं हमारे ना कहीं वो सबकॉन्शियस उसमें माइंड में नहीं। घुस चुका है कि वो अगर हम ना करना चाहें तब भी वो हो जाता है हमसे। हम उसके लिए सोचते नहीं कि हमारा पैर लग गया तो हम इसको चूमे, अगर हम उसको प्रणाम नहीं करते तो हमें अफसोस होता है। हमारा मन उसी में लगा रहता है कि यार हम पैर में छू गए। और बार बार अगर कोई बच्चा छुआ रहा है कॉपी किताब, तो हमें गुस्सा और जो है झल्लाहट सी होती है। बच्चे को बोलते हैं कि बिल्कुल कॉपी बिल्कुल किताब को पैरों से दूर रखो, है ना। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली चीज है कि कोई भी चीज आप जीवन में हासिल करना चाहते हैं तो उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। तब आपको, आप कोई भी चीज, जो भी चीज चाहते हैं वो आपको पसंद आती है, आप उसको पसंद करते हैं, आपको लगता है कि ये चीज मुझे मिले, तो उसके प्रति कुछ सम्मान होता है, उसमें कुछ चीजें होंगी जो आपको अच्छी लगती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम माता हम्म की वंदना करें, और वंदना करके फिर जो है हम अपनी हम्म। पाठशाला को आगे बढ़ाएं। तो मैं शुरू बिल्कुल करता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। या हाँ जी। कुंदेन्दु तुषार हार धौला वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित कराया श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भृदेव सदा वंदिता, सा मां पेश। तो ये माता सरस्वती की स्तुति है। बच्चे इसको हम सबसे गाएं। कामना करते हैं त्रिपाठी जी। नहीं, त्रिपाठी जी, हम कामना करते हैं माता जी का जो क्या कहते हैं, आशीर्वाद सभी बच्चों पे बना रहे। लेकिन आज तो आपने जी करा दी, आगे के लिए क्या कमेंट्स में आप ये आप लिख के देंगे ताकि हमारे बच्चे इसको कहीं लिख सके, हमारे माता पिता कहीं लिख सके, ताकि इसकी ये जो वंदना है जी, ये रोज कर सके। ये बहुत आजकल देखिए किस चीज के लिए, वैसे तो मैं स्क्रीनशॉट लेके फोटो खींच के इमेज डाल सकता हूँ, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। माँ सरस्वती वंदना डालेंगे फेसबुक, कहीं भी आप गूगल पे डालिए तो आपको जो है हैंड, एक सेकंड में जो है आ जाती है वंदना। और इसकी पूरी बिल्कुल। लाइन ना पढ़ सके तो आधी करें, जितना कर सकते हैं सीखें। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो संस्कृत हमारा एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता था। हर हम्म पेपर में एक श्लोक लिखने को आता था, वो भी एक कंपलसरी होता था कि बुक में जो श्लोक दिए होते थे उसमें से एक श्लोक जरूर लिखना ही लिखना है। तो हर क्लास में हम 4 से 10 श्लोक बिल्कुल। ऐसे, और कुछ एक बाय डिफॉल्ट एक इंटरेस्ट था और एक अच्छा लगता था तो हम खुद भी याद भी करते थे। कोई जबरदस्ती की बात नहीं, ऐसे भी हम्म हम याद करते हैं। हम पूजा में आरती में खड़े होते हैं तो हमने जो श्लोक आज से 10 हम्म साल पहले याद किए थे वही याद है। कुछ 2-4 हमने और हम्म भी याद कर लिए तो ठीक है, नहीं एजुकेशन टाइम पे जो याद किए वही याद है, जबकि बच्चों को आजकल हम्म। बहुत कम याद है। तो ये भी एक बिल्कुल। फैक्ट है, एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारा चेंज आया है। तो ये बच्चों हम्म को हमें ध्यान रखना है। और देखिए जैसा आज हम विषय रखना चाह रहे थे कि बच्चों में रीडिंग हैबिट्स के लिए क्या किया जाए, कि हम्म। बच्चे पढ़ने की आदत कैसे डालें, क्योंकि बच्चे मोबाइल पर देख रहे हैं या सुन रहे हैं, और लिखने की आदत उनकी जो है, पढ़ने की आदत, बुक रीडिंग की आदत जो है बहुत कम हम्म। हो गई है। तो उस पर जो है हम लोग आज चर्चा करने का प्रयास तो करेंगे। त्रिपाठी जी, आपकी पाठशाला, शुरुआत में मैं कुछ कमेंट्स बता दूं जो हमें जो जी जी कमेंट्स जी मिल रहे हैं दर्शकों से जो जुड़े हुए हैं। जी गजेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि सुपर्ब, सुपर्ब, कीप इट अप। गजेंद्र शर्मा जी हैं। और धन्यवाद जी शर्मा जी। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि गुड है, वेरी बहुत गुड अच्छी शुक्ला जी पाठशाला को। है। जी शुक्ला शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद, समाज सेवी है। और
ये हिंदी के अध्यापक भी है शुक्ला जी, और ये भी हमारे साथ जुड़ते हैं, अपने अच्छे विचार रखते हैं। पवन त्रिपाठी जी हैं, वो कह रहे कि गुड हाँ, एफर्ट प्रणाम। बाय बोथ ऑफ यू। जी जी। पवन त्रिपाठी जी जुड़े हैं। जशन महिला जो बच्चा है वो उत्तम, उन्होंने कहा उत्तम, ये बहुत ही अच्छे एक युवा कवि है। ये बेटा हाँ अभी हाँ, युवा फोर्थ क्या चौथी तरुण पांचवी कवि क्लास में है है। अभी। जी 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 जी। तरुण कवि है बिल्कुल। बहुत बहुत और धन्यवाद। वेदवीर विश्वकर्मा कह रहे हैं वेरी गुड भाई साहब। दिलीप शुक्ला जी भाई साहब कह रहे हैं कि नाइस कैरी ऑन। चंद्रकांत मिश्रा जी जुड़े हैं, वो कह रहे हैं, वो भी मिश्रा आपको जी, सराहना कर रहे हैं। हाँ, नमस्कार मिश्रा तो जी, अब बहुत बहुत हाँ ये धन्यवाद। सभी हमने, जी। हाँ जी आप बताइए त्रिपाठी जी। तो देखिए जी, जो रीडिंग हैबिट की बात है, पढ़ने की आदत, पढ़ने की आदत बच्चों में तो होनी चाहिए, सब में ही होनी चाहिए। हर किसी के लिए पढ़ाई जो है एक बहुत उसके जीवन में अहम योगदान प्ले करता है, क्योंकि पढ़ना केवल आवाज इसलिए आवाज नहीं है कि थोड़ी सी कम आ रही है आप। हाँ, आवाज थोड़ी जी सी जी, कम हो गई अब अभी अब त्रिपाठी जी। अब आ रही है क्या संदीप जी? अब आ रही है क्या? अब हाँ, अब थोड़ी सी कम हो गई, आप जो पहले ज्यादा बेटर थी। कुछ प्रॉब्लम सी है। तो अब ठीक देखिए है, अब ठीक है, पहले, अब ठीक है, अब ठीक है। जी जी, तो देखिए पढ़ने की जो आदत है, पढ़ने का मतलब ये नहीं केवल हम स्कूली किताब के पढ़ने की बात कर रहे हैं। अगर हमें पढ़ने की आदत रहती है तो वो आदत हमारे जीवन पर्यंत रहती है। हम स्कूल में हैं तो एक एग्जाम्स के लिए, मार्क्स के लिए पढ़ाई करते हैं कि हमें अच्छे नंबर मिले, हमें नॉलेज मिले। उसके बाद हम टाइम पास के लिए पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अध्यात्म के लिए पढ़ते हैं, है ना जी। जैसे बुजुर्ग लोग हैं, अगर जिन बुजुर्गों को पढ़ने की बिल्कुल। आदत थी अपने समय में, तो वो बड़ी उम्र में आकर अच्छे अच्छे उपन्यास, अच्छे अच्छे लोगों की जीवनियां और बहुत कुछ है हमारे, अच्छी अच्छी चीजें जो वो पढ़ते हैं, उनको उसको पढ़ने से उन्हें एक अपने आप से आनंद मिलता है। जैसे आप कोई हम्म, किताब पढ़ते हो, उसमें अच्छा सा कोट आता है, तो उसको बिल्कुल पढ़ते हैं तो बिल्कुल। अंदर से आपके हंसी फूट फूट पड़ती है, अंदर से हंसी अपने आप। तो वो जो आनंद है पढ़ने का, और हम्म, उसको एक ये भी रहता कि ये चीजें पढ़ी, पढ़ने से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, वो उसके लिए अपने जीवन में कई जगह उनको अप्लाई, झंझावत है, टेंशन है, इन टेंशनों से भी थोड़ा सा दूर रहता है। जैसे कि अभी हमारी रीडिंग हैबिट बिल्कुल। बिल्कुल नहीं है, हमारे समाज की पूरी रीडिंग हैबिट नहीं है। हम सब दिन भर टीवी में घुसे हुए हैं, लॉकडाउन है, सब घरों में हम्म बैठने से क्या हो रहा है, हम दिन भर निगेटिव हम्म न्यूज देख देख कर निगेटिविटी बढ़ती जा हम्म रही है। हर कोई हम्म, परेशान हो रहा है। जो बीमार नहीं है वो अपने बिल्कुल। अंदर जबरदस्ती लक्षण ढूंढता है कि यार मेरे को कहीं हम्म है तो नहीं, उसको लगता है कहीं मैं जाके टेस्ट तो ना करा हम्म लूं। जैसे आदमी को अपने को बीमार करने हम्म की, बीमार दिखाने की होड़ अपने अंदर से उठता है कि भाई मैं भी बीमार तो नहीं हूँ, मैं जाके बिना मतलब में लोग चेक कराने जा रहे हैं, इनको जरूरत नहीं है। तो और थोड़ा सा भी कुछ हम्म हुआ तो वो कोरिलेट करते हैं कि मुझे कहीं कोरोना तो नहीं है। तो ये क्यों है? क्योंकि हम्म आप उसी माहौल में पूरे समय रह रहे हैं, कोरोना कोरोना हम्म कोरोना कोरोना। तो अगर आपकी हम्म रीडिंग हैबिट होती, उसके बजाय आप टीवी देखने के बजाय एक पुस्तक होती आपके हाथ में, हम्म किसी व्यक्ति की बिल्कुल जो भी बिल्कुल। आपको पसंद होती, किसी की जीवनी होती, कोई पत्रिका होती, कोई आपकी कोई भी आध्यात्मिक पुस्तक होती, कोई पुस्तक होती, उसको आप पढ़ते, तो आप हम्म जीने के बारे में कि अपने जीवन में हमें क्या क्या चीजें लानी तो है क्या। नहीं तो जी त्रिपाठी जी, तो पुस्तक से सवाल आया कि कौन सी, जो हमारे जो बच्चे हैं या कोई युवा है, उनके लिए कौन सी कोई जो क्या कहते हैं प्रेरणा स्रोत, कौन सी कोई ऐसी किताबें हैं जिसकी या कोई देखिए जीवनी संदीप है वो जी, पढ़े, तो किससे शुरुआत करें जिसको पढ़ने का शौक नहीं है। पहले देखिए, अभी एक मैं आपको जनरल फार्मूला जो मैं सोचता हूँ किसी भी चीज का, एक हम्म जनरल फार्मूला है कि अगर आप कोई समस्या देखते हैं कि ये समस्या है और आपको उस समस्या का निराकरण नहीं समझ में आता, तो आप उसको पास्ट में जाइए और देखिए ये समस्या कब, जब नहीं थी तब लोग कैसे, जैसे अभी हम्म प्लास्टिक की बात होती है, तो हम्म हम याद करो आपके 20 साल पहले प्लास्टिक नहीं था, 30 साल हम्म पहले प्लास्टिक नहीं था, तो लोग बिना प्लास्टिक, आज लोग कहते हैं प्लास्टिक के बिना जी नहीं सकते। हम्म ये तो कहते हैं ना, 30 साल पहले लोग कैसे प्लास्टिक के बिना जीते थे। आज आप अगर हम्म पोल्यूशन की बात करो, वाटर पोल्यूशन की बात करो या पोल्यूशन की बात करो, 30, हाँ ये है कि कुछ मजबूरियां हैं कि आज आप उतना अच्छा जो है एकदम से इन चीजों को हटा नहीं सकते, लेकिन हम्म
कुछ तो आप उन पुरानी चीजों को आप देखोगे, 25 साल पहले हमारी आदत होती थी कि हाथ में थैला लेने की, हम्म घर से निकलते थे तो हाथ में थैला लेके निकलते थे। तो ऐसे ही अगर हम बच्चों की रीडिंग हैबिट की बात करें, तो 25 साल हम्म पहले जो बच्चों को पढ़ने के लिए हम, जैसे गर्मी की छुट्टियां होती तो बच्चे क्या करते थे, कॉमिक्स लेके आते थे। हम्म लेके आते थे ना, चाचा चौधरी, हम्म। टार्जन, नागराज और बहुत सारी कॉमिक्स थी। नहीं गाँव में तो लोगों को तो अवेलेबल त्रिपाठी नहीं जी, थी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो कॉमिक्स थी आजकल उसका चलन खत्म ही हो गया है। नहीं तो पहले बच्चे सभी पढ़ते थे, तो उससे फायदा क्या था, हाँ जी। जैसे कि टीवी या हाँ मोबाइल, जैसे आजकल बच्चे टीवी मोबाइल देखते हैं, अगर वो कॉमिक्स भी पढ़े तो थोड़ा उनको पढ़ने की हैबिट हो, तो वो पढ़ने लुप्त की होगी, तो हैबिट हो उसका जाएगी। उस हाँ हाँ, जी, उसका उसका नुकसान एक, नुकसान है कि फायदा, मतलब क्या है? बिल्कुल जी, देखिए क्या है कि अगर आप उस टाइम जब बच्चा कॉमिक्स पढ़ता था तो हम कॉमिक्स को भी बुरा कहते थे कि कॉमिक्स वही पढ़ मैं रहा इसलिए, है, हाँ पढ़ाई नहीं बिल्कुल। कर रहा है, ये बेकार हो क्योंकि जाएगा। बच्चे सारे दिन लेकिन कॉमिक्स ही पढ़ते रहते हैं। कॉमिक्स ही पढ़ता था जी। लेकिन आज आपने उसको, भाई एक आदमी सुपारी खाता था, सुपारी छुड़ा के आपने उसको जो है तम्बाकू खाना सिखा दिया, बीड़ी छोड़कर सिगरेट पीने पे आ गया, है ना। तो बीड़ी से सिगरेट पे आ गया तो अब अच्छा हो गया। अब भाई ये है कि थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया, थोड़ा अच्छी सोसाइटी वाली बात हो गई। बीड़ी पीता था तो बेइज्जती सी फील होती थी। तो वो कॉमिक्स पढ़ता था तो कॉमिक्स से अब मोबाइल पर आ गया, तो क्या इम्प्रूवमेंट हुई? ये आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए नुकसानदायक। कॉमिक्स का था, मैंने बताया ना, जैसे गर्मी की छुट्टियां होती थी उस टाइम पढ़ते थे बच्चे। उसमें फिर क्या था कि उसकी हिंदी कम से कम पढ़ते थे। तो कॉमिक्स क्या, जैसे आपने भी पढ़ी होगी शायद बचपन में, हम में से बहुत बिल्कुल लोगों ने बिल्कुल। पढ़ी होगी। तो क्या हम, कॉमिक्स हमारी छूट नहीं गई उम्र के साथ? 8वीं 7वीं हम्म में, 7वीं 8वीं में आते आते कॉमिक्स छूट गए। कि ऐसे आप चीजें, बचपन हम्म में मुझे याद है एक किताब आती थी जिसमें रामायण चित्रलीला होती थी। चित्रों में हम्म पूरी रामचरितमानस होती थी, छोटी सी किताब होती थी। ऐसे ही कृष्ण लीला पूरी होती थी चित्रों में, सचित्र रामायण, छोटी सी जैसे हम्म। कॉमिक्स जैसी होती थी, जिसमें पूरी रामायण होती थी। तो उसको पढ़ ले, और नहीं तो उसमें इस चित्रों के लालच में। जी। हाँ, चित्रों के लालच में, तो इसमें मैं ये कह रहा था त्रिपाठी जी, तो कहीं ना कहीं जी। जैसे हमने ये श्री प्रेम कुमार शुक्ला जी से भी चर्चा करी थी, तो जो आजकल हिंदी जी। का महत्व कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी क्या इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि जो कॉमिक्स थी सब हिंदी में थी, नहीं, पर हमारे मैं बच्चे ये आजकल हिंदी नहीं, पढ़ते ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिंदी का ही, केवल हिंदी का ही साहित्य पढ़ने बच्चे। इंग्लिश का भी हम्म साहित्य आता है, इंग्लिश की भी बहुत सारी बुक्स है, लेकिन जो इनिशियल लेवल पर है, जैसे हमारे यहाँ पहले था कि 5वीं तक का हिंदी मीडियम ही था। यूपी हम्म में जो गवर्नमेंट का 5वीं तक हिंदी, छठी से एबीसीडी पढ़ाई जाती थी। तो हम्म मुझे लगता है शुरू के 4-5 साल तो बच्चे को मातृभाषा पे ही चलना चाहिए, क्योंकि जब उसको आप दो लैंग्वेजेस हम्म पढ़ाते हो तो उसके अंदर बहुत कंफ्यूजन है, इनर कॉन्फ्लिक्ट रहता है उसके अंदर से, कि वो हिंदी और इंग्लिश वो नहीं जानता हम्म ट्रांसलेशन क्या होता है। जैसे एक जो है बच्चों पर रिसर्च की गई है कि बच्चों का किस एज में बच्चा क्या चीज समझ सकता है। तो उसमें से 7-8 साल के बच्चे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को समझ पाते हैं, कि बहादुरी, ईमानदारी, सच्चाई, इन वर्ड्स का मीनिंग 4 साल का 5 साल का बच्चा नहीं समझेगा। अगर आप हम्म छोटे से बच्चे को बताओगे कि बहादुरी हो गई, उसने अपना बलिदान कर दिया, तो वो नहीं समझता कि बलिदान क्या है। जैसे एक बच्चा न्यूबॉर्न बेबी होता है तो 1 साल 2 साल तक उसकी दुनिया क्या होती, जो उसकी आंखों के सामने होता वही उसकी दुनिया। उसकी मदर अगर हम्म। दीवार के पीछे ही नहीं, रोना शुरू कर देता है। तो ये मेंटल जैसे जैसे स्टेटस बढ़ता है उस हिसाब से उसका जो है सिलेबस, उसकी बुक्स, उसकी चीजें चेंज होनी चाहिए। तो शुरू के सालों में बच्चों को नहीं तो जानकारी त्रिपाठी जी, अच्छी उसमें तरह से। उसमें कहीं ना कहीं जो घर का माहौल है वो भी काफी, आप कह रहे हैं कि वो भी काफी महत्व रखता है, कि जैसे अगर माता पिता बच्चों को पढ़ाएंगे या उनकी पढ़ाई में वो खुद रुचि लेंगे तभी बच्चे पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, उसमें अब एक छोटा सा वाक्य आपको बताता हूँ। एक बार गांधी जी के पास एक महिला अपने बच्चे को लेके गई। बोली, गांधी जी ये मेरा बेटा जो गुड़ बहुत खाता है, तो इसको गुड़ खाने से आप एक बार इसको समझाओ जो है, तो ये गुड़ खाना शायद छोड़ दे। तो महात्मा गांधी जी ने कहा, अच्छा आप ऐसा करो, 2 हफ्ते बाद आओ।
और वो महिला चली गई। 2 हफ्ते बाद आई तो गांधी जी के पास आई, तो गांधी जी ने उस बच्चे को पकड़ा, अपने पास बिठाया और बोला, बेटा गुड़ खाना गंदी बात है और आप गुड़ खाना छोड़ दो। तो उस महिला ने कहा कि महाराज ये बात आप 2 हफ्ते पहले ही बोल देते। हाँ, तो 2 हफ्ते पहले क्यों नहीं बोला, आज बोल रहे हो आप यही बात दो। तो गांधी जी ने कहा, भाई तब मैं खुद गुड़ खाता था, अब मैंने खुद गुड़ खाना छोड़ा है, तब मैं इस बालक को कह रहा हूँ। तो ये तो एक देखो लाजमी सी बात है, हम आपको चर्चा करें, चर्चा करने से तो देखिए अब वो हमारे पूजा पाठ में पंडित और मंत्रों की शक्ति हमारे आपके पास तो है नहीं, मंत्रों की शक्ति से वो पुष्प बना देंगे, ये कर देंगे। अब आप चाय बना रहे हो तो चाय में चीनी डालोगे तभी मीठी होगी, चीनी की जगह कोई सब्स्टिट्यूट उसका डालोगे तभी मीठी होगी। तो जो प्रैक्टिकल बात तो अल्टीमेट तो यही है कि हम जो करेंगे बच्चा वो नकल उतारेगा। हम उसमें सोचे कि कोई मंत्र, कोई श्लोक, कोई विधि, कोई शॉर्टकट, कोई ट्रिक, तो वो तो बहुत रेयर इफेक्ट है, उसका बहुत थोड़ा इफेक्ट आता है। लेकिन ये है कि हम खुद भी, हमें भी जो बच्चों को अच्छा लगता है ना, वो हमें भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि अगर बच्चों को वो चीज अच्छी लगती है, बच्चों के लिए फायदेमंद है, तो हमारे लिए हाँ हो सकता है हमारे पास थोड़ा सा टाइम, लेकिन जिस टाइम हम मोबाइल चलाते हैं उसी टाइम हम भी थोड़ा सा 10 मिनट अगर पढ़ें लिखें तो थोड़ा सा हमें भी बेनिफिट होगा और हमारे बच्चे देखकर उस आदत को सीखेंगे। ये तो सबसे बड़ी समस्या ये है त्रिपाठी जी की, जो मोबाइल की समस्या है आजकल के जो जो बच्चे हैं, तो मोबाइल की आदत कैसे छुड़वाई जाए? क्योंकि हमारे यार आपके समय में उस टाइम तो ये मोबाइल होते नहीं थे उस टाइम। आजकल के जो बच्चों को हमने देखा है कि जब बच्चा छोटा सा होता तभी हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, शायद इसलिए भी कि जैसे बच्चा रोता है तो कई माता पिता क्या करते हैं, हाथ में मोबाइल दे देंगे कि भाई बच्चा चुप हो जाएगा, और फिर बच्चों कहीं ना कहीं आदत हो जाती है, फिर बच्चा गेम वेम खेलने लग जाते हैं। पबजी जैसे गेम था तो उसमें कई बच्चों ने खुदकुशी कर ली थी, इस इतने आगे तक पहुंच गए थे बच्चे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है एक जो हमें सवाल आया है, तो इसका क्या क्या समाधान किया जाए इसका? इसका भी देखिए, एक तो क्या है कि पहले तो हम बच्चे से पीछा छुड़ाने के लिए बच्चे को मोबाइल देते हैं कि भाई बच्चा रो रहा है तो हम उसको खिला नहीं सकते, हम उसके साथ टाइम नहीं दे सकते, हमने बच्चे को मोबाइल दे दिया और हम आपस में बातें करने लग गए। हमारे घर में कोई आया, हम बातें कर रहे हैं, बच्चा हमें बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, तो हमने कहा ये ले मोबाइल और हमें बातें करने दे। अब बच्चे को मोबाइल के साथ रह रहा है तो मोबाइल की आदत होगी, आपके साथ रहेगा तो आपकी आदत होगी, तो धीरे धीरे बच्चा मोबाइल के लिए एडिक्ट होता जाता है। अब एडिक्ट होने के बाद आपको छुड़ाना है तो देखिए वही चीज है ना कि चाय को मीठा करना तो चीनी ही डालनी है और कोई उपाय नहीं, चीनी डालो, मिर्ची डालो, मीठा कुछ डालोगे तभी। तो अगर आपको बच्चे से मोबाइल छुड़ाना है तो मोबाइल की जगह पर कुछ दूसरा तो देना पड़ेगा उसको। आपको खुद जुड़ना पड़ेगा या किसी को समय, जैसे पहले जॉइंट फैमिली थी तो दादा दादी को एक चाहिए होता था बात करने के लिए, गप्पे मारने के लिए, घर के बुजुर्गों को, और बच्चों को भी एक चाहिए होता था बातें करने के लिए। बच्चों को जब वो पढ़ना बोलना सीखते हैं तो उनकी आदत होती बहुत ज्यादा बोलने की, क्योंकि बहुत ज्यादा बोलने से ही वो अपना बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, बोलने में जो शब्द सीख रहे हैं, शब्दों का उच्चारण सीख कर। अगर आप बोलने से रोकोगे तो वो कभी अच्छा बोल नहीं पाएंगे। और ज्यादा वो, अब बच्चा देखो, जो बच्चा जब 4 5 6 साल का होता है, 7 साल का होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसके पास, बहुत सारी बातें होती। तो उन सब के टाइम, उस टाइम पे पहले ज्वाइंट फैमिली में दादा दादी थे और भी परिवार के सदस्य थे, चाचा थे, ताऊ थे, बुआ थी, मौसी मौसा, रिश्तेदार भी आते थे तो रुकते थे। अब न्यूक्लियर फैमिली है, हम आप बिजी हैं, बच्चे के साथ बात करने का टाइम नहीं है, टाइम भी है तो हम उसका यूज नहीं समझ रहे, हम उसको यूजफुल नहीं समझ रहे हैं। हम केवल बच्चे को कहते तू पढ़, बातें करते हैं जब हम, तो हमें लगता है कि बच्चे का और अपना, हम दोनों का टाइम बर्बाद करें, ये सोच भी है। आप ये समझिए, जिस दिन हम समझ जाएंगे कि बच्चे को जब हम 1 घंटा डंडा लेके बैठ के पढ़ाते हैं ना, डंडा लेके पढ़, हम भी बैठे रहते हैं, मम्मियाँ भी बैठी रहती हैं, पापा भी बैठते हैं, तो उस टाइम में अगर हम 15 मिनट बच्चे से बातें कर लेना केवल, तो वो आधे घंटे में 1 घंटे की पढ़ाई कर देगा। बच्चा अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी भावनाओं को किसके सामने व्यक्त करे? नहीं, आपने बिल्कुल अच्छी बात रखी त्रिपाठी जी। तो इसमें कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बुजुर्ग जो घर में होते हैं तो वो तो ज्यादा मोबाइल देखते नहीं,
तो वो अगर घर में जी होते हैं तो उनका उनका फायदा ये होता है कि बच्चे उनसे बातें कर सकते हैं, वो जीवन का अनुभव शेयर कर सकते हैं उनके साथ। तो जी 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 इसीलिए बिल्कुल कहीं बिल्कुल। ना कहीं अगर बुजुर्ग हो तो, और घर में जो बड़े हो, ताऊ ताई, और जो बुजुर्ग हो, और जो वही मैं कह रहा हूँ कि और ज्यादा बड़े हो, तो बच्चे उनके साथ समय क्या कहते हैं अपना बिता सके, उनको जीवन के बारे में ज्ञान ले सके, तो कहीं ना कहीं उनका महत्व भी आप समझते हैं। जी बिल्कुल। देखिए जैसे हम लोग बचपन में छोटे थे जब, तो हमारे यहाँ जब कोई रिश्तेदार आता था और वो ऐसा रिश्तेदार जो कि हमसे बातें करे हम्म, या बातें ना भी करे, तब भी हमें बड़ी खुशी होती थी कि हमारे यहाँ फला आ गया है। वो तो सारे बच्चों को फायदे दिखते थे। एक तो मम्मी पापा कुछ बिजी रहेंगे, हमें पढ़ाई लिखाई के लिए उतना नहीं डांटेंगे, और थोड़ा सा गप्पे भी होंगी, अच्छा खाना भी बनेगा। तो उनके जाने पर बच्चों को बड़ा दुख होता था, बच्चे बहुत उनका पजामा पैंट पकड़ते थे कि चाचा मत जाओ, बुआ मत जाओ, फूफा मत जाओ, मौसी मत जाओ, है ना, इसलिए पकड़ते थे कि रुक जाओ 2 दिन और रुक जाओ, ऐसा होता था। तो अब तो वो सब तो कि अब आते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे के लिए तो तो लेक्चर आते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा था त्रिपाठी जी, तो उस टाइम तो हमें तो बड़ी मतलब चाह से हम जाते थे, रुकते थे गर्मियों की छुट्टियों में, वहां मामा जी के यहाँ रुक के आ रहे। पर कहीं ना कहीं आजकल वो चलन खत्म हो गया है। आजकल तो मैं देखा है कि जैसे फॉर्मेलिटी सी ज्यादा हो गई है त्रिपाठी जी, और ज्यादा इसलिए, और ज्यादा रिश्तेदार आते भी नहीं है अब, जैसे बात वो है, तो इसलिए जो बच्चे हैं उनको उनको ज्यादा ज्यादा ज्ञान नहीं मिल पाता, या उनको लगाव नहीं हो पाता वो, तो कहीं ना कहीं इसका भी फर्क पड़ा है। जी ये तो फैमिली ज्वाइंट हो गई है। और देखिए जो घर को आजकल कमांडर जो है घर का हमारे, हम्म, उसका भी थोड़ा सा क्या कमांडर लोगों को, तो उनका भी अपना सोच है, नजरिया है। तो उनका हम्म, भी थोड़ा सा इंटरेस्ट परिवार के साथ उतना अच्छा नहीं रह रहा है। तो ये हम्म, भी एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि गृह मंत्रालय और जो है प्राइम मिनिस्टर दोनों में सेटिंग सही नहीं बैठ पाती। दोनों मिलके इस चीज से थोड़ा बच्चों को पढ़ाई लिखाई को लेके ज्यादा ही रिजर्व हो रहे हैं। तो वो थोड़ा सा हम्म। एक फैक्टर है कि फैमिली को उनका, आप डायरेक्ट इफेक्ट नहीं उनको दिखता ना, जब परिवार आया तो उसके आने से जैसे उनकी आवाज तबीयत आवाज कैसी थोड़ी सी है। कम, थोड़ी सी कम आ रही है आवाज त्रिपाठी जी। जी जी। अब आई क्या? उन्हें क्या है, ऐसा आ, नहीं लगता कि मान लीजिए आपके यहाँ कोई आपके रिश्तेदार आए, तो रिश्तेदार आने से आज बच्चे का टारगेट था 3 का टेबल याद करना। हम्म, रिश्तेदार आए तो आज वो टारगेट तो पूरा नहीं हुआ। हम्म, तो रिश्तेदार के आने से फायदा क्या हुआ? नुकसान ही तो हुआ बच्चे का। हम्म, आज अगर रिश्तेदार नहीं आए होते तो आप 3 का पहाड़ा बच्चे को तैयार करा देते। तो वो इस हम्म, तरह से उसके इफेक्ट को देख रहे हैं, लेकिन उसकी पर्सनालिटी पर जो इफेक्ट आता है फैमिली रिलेटिव के आने से, मैंने बताया जो 12वीं तक का हम्म, सिलेबस है, ये अगर ढंग से पढ़ा जाए तो 3 साल 4 साल का सिलेबस है टोटल। हम्म। ठीक है, ये जो आज आप फर्स्ट क्लास में जाके आवाज बच्चे को, त्रिपाठी जी थोड़ा सा, मैं माफी चाहूंगा, थोड़ी सी ऊंची आवाज, मतलब जैसे वो स्पष्ट हेलो, आवाज नहीं आ रही, थोड़ी सी एक बार आप पहले के। अच्छा अच्छा, हाँ शायद अभी? कुछ कुछ अलग सी आवाज आ रही थी, तो वो ज्यादा सुनाई नहीं दे रही थी, तो आप एक बार आप स्क्रीन आपका, स्क्रीन में मेरे ख्याल से आपको पिक्चर का कुछ प्रॉब्लम है त्रिपाठी जी, एक बार आप फिर से, हाँ जी, अब अब आ रही है क्या? हाँ 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 हाँ। तो देखिए जैसे अपना बच्चों को पढ़ने की रीडिंग हैबिट की बात है, तो रीडिंग हैबिट के लिए क्या हम कर सकते हैं, ये मैं थोड़ा सा कुछ हम्म, पॉइंट बताऊंगा। एक तो देखिए बच्चों को उम्र के हिसाब से उनकी पसंद की पुस्तकें देना। आप आवाज का एक बार तो थोड़ी सी, हाँ आवाज हल्की आ रही है त्रिपाठी जी। यार एक मिनट repeat एक करिए। एक बार बोलिए, एक बार बोलिए। कह रहा हूँ बच्चों को, हेलो, आ रही है मुझे हाँ सही? हाँ हाँ। कह रहा हूँ हाँ हाँ आ बच्चों रही है। को उनकी उम्र के हिसाब से पुस्तकें, उनके इंटरेस्ट की चीजें देना, किताबें देना। जैसे छोटा बच्चा है तो उसको चित्रों वाली कहानियों की पुस्तक दीजिए, जिनमें चित्र बने हुए, वो किताबें दीजिए। उससे थोड़ा सा बड़े हो जाए तो आपके जो है बच्चों की पत्रिकाएं आती है, मंथली मैगजीन आती है, मैगजीन आपकी आती, चंपक आती है, सुमन सौरभ आती है, ऐसे उनकी एज के हिसाब से बुक आती है।
वो ले आइए आप नहीं, पर आजकल आपने आपने देखा होगा त्रिपाठी जी, तो घरों में मैगजीन लेने का जो चलन पहले था, पहले हर एक घर में पहले अखबार लिए जाते थे, मैगजीन ली जाती थी, जी जी तो जी कहीं ना कहीं वो कम हुआ है। आप देखेंगे तो लोगों ने वो बंद कर दिया, तो मतलब इससे भी कहीं नुकसान हुआ? आपका कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल ये भी बिल्कुल नुकसान है बच्चा, ताकि हाँ बच्चों को कभी हम बुक शॉप पे लेके जाएं कि बेटा ये बुक शॉप है देखो कौन सी किताब अच्छी ले रहे हैं, कभी शॉपिंग के लिए हम जाते हैं तो बुक शॉप पे जाके रुके, बुक शॉप पे जाके देखें कि बेटा कौन सी किताब अच्छी है। बच्चों आवाज को आवाज थोड़ी सी कम आ रही है त्रिपाठी जी, थोड़ी सी जैसे दूर से की आवाज आ रही है आपकी, जैसे ना पहले पहले ज्यादा स्पष्ट थी शुरू में, पहले जो ज्यादा स्पष्ट आवाज आ रही थी। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ, अब जैसे ये क्लियर आवाज है जैसा अभी आपने बोला, अब आ रही क्या सर? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल क्लियर आवाज है। अच्छा, उस हेडफोन में कुछ दिक्कत थी फिर। हाँ, आप क्लियर है, देखिए, बिल्कुल आप क्लियर है। बच्चों को कभी कभी बुक शॉप पे लेके जाएं, किताबें बच्चों को कहानियां सुनाएं, आधी कहानी सुना दो, आधी छोड़ दो कि भाई ये आपको पढ़नी है इस बुक में से, है ना। बुक से कहानियां पढ़ के उस पर डिस्कस करना। इट्स की कहानियां इतनी सुंदर कहानियां हैं कि अगर बच्चों ने ध्यान से पढ़ ली तो उनको मजा आएगा। बहुत अच्छी कहानियां हैं। हिंदी में आपको मुंशी प्रेमचंद की कहानियां तो बड़े लोगों के लिए हैं। छोटे बच्चों में जो है आपको आपकी पंचतंत्र की कहानियां हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां भी, हाँ, आलतू फालतू कहानियां भी नहीं कि आप यूट्यूब से सुना रहे हैं बच्चों को, तो उसका कोई फायदा नहीं है। बच्चे वहां आंखें फोड़ रहे हैं, अपनी आंखें खराब कर रहे हैं। ठीक है, उससे थोड़ा सा बड़े हो जाएं तो अब देखिए, जैसे रीडिंग हैबिट है, अब हम इस उम्र में हम क्या पढ़ें? हम जो है जीवनियां पढ़ें, इतिहास की किताबें हैं, और बहुत सारा नॉलेज की चीजें, उपन्यास। आप जो है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास अगर किसी ने नहीं पढ़े जीवन में तो क्या पढ़ा? रामचरितमानस नहीं पढ़ी, स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ी, और बहुत सारे जो है राइटर्स है जिनकी किताबें अगर आपने नहीं पढ़ी तो इस दुनिया में आके आप चले गए, आपने बहुत सारी चीजें देखी ही नहीं, छुई नहीं। तो बड़े लोगों को भी चाहिए, आप पढ़िए, देखिए, एंजॉय करिए, और बड़ा उन पुस्तकों को पढ़ने से आपको आनंद आता है, जीवन जीने में बड़ा आपको सहायक सिद्ध होंगी किताबें। हैरी पॉटर की कहानियां भी कुछ फायदेमंद होगी त्रिपाठी जी? कुछ जी बच्चे जी, कह रहे हैं कि भाई हैरी पॉटर की देखिए कहानियां जी, होती है। देखिए जी, फायदेमंद के लिए कोई ऐसा नहीं कि हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट पर कुछ ना नहीं कुछ पर उसमें बेनिफिट। ये था, नहीं तो विदेश में जैसे हैरी पॉटर की जो सीरीज होती है, किताब पिक्चरें ही बनी है, उसमें किताब भी है, लेकिन जी आप क्या जी समझते हैं, अगर जैसे हमारे जो भारत देश के हिसाब से अगर हमारे बच्चे वो देखेंगे तो उनको कुछ प्रेरणा मिलेगी या कुछ सीखने को मिलेगा उससे? जी, ऐसा या है, फिर देखिए जैसा आपने बताया किताब। कि जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानियां है, पंचतंत्र है, वो पढ़नी चाहिए, उससे प्रेरणा मिलेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी, आपको सब पढ़ना है जो आप पढ़ सकते हो, जिसमें आपको मजा आए। हाँ, ऐसा गंदा और चीप चीजें नहीं पढ़नी, क्योंकि आप विदेश वहां का पढ़ोगे तो वहां का आपको संस्कृति, कल्चर, उठना बैठना, रहन सहन, और अपने यहाँ का पढ़ोगे तो अपने यहाँ का। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको जानकारी हर चीज की, तो ऐसा नहीं हर चीज आप अप्लाई कर देते हो अपने ऊपर या उसको यूज ही करते हो। तो जानकारी आपको ऐसा नहीं केवल हिंदी साहित्य पढ़ना है, हिंदी साहित्य, इंग्लिश साहित्य, सारे साहित्य पढ़ने हैं, और उसको पढ़ के उसको अपनी आदत में लाना है। उम्र के हिसाब से आप चेंज होते जाइए, बड़े हो जाएंगे तो आप जो है जीवनियां पढ़िए, आप जो है स्वामी विवेकानंद जी के व्याख्यान पढ़िए, आपको बहुत तो अच्छा लगेगा। नहीं, बिल्कुल आपने जी अच्छी बात बताई त्रिपाठी जी। तो कौन सी क्या कहते हैं जो जीवनी है जो आपको पसंद है और आप चाहते हैं जो बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, वो पढ़े उसको और जीवन में प्रेरणा ले सके और आगे जाके समाज के लिए अच्छे कार्य कर सके, देश के लिए अच्छे देखिए, कार्य कर ये सके? उम्र के पर डिपेंड करता है, और एक ये होता है कि अगर आप किताबें पढ़ते हैं, कई सारी किताबें पढ़ते हैं, और पॉजिटिव निगेटिव दोनों पढ़ते हैं, और एक बुक जैसे मैंने कुछ किताबें पढ़ी जिनका मेरे मेरे को बड़ा अच्छा लगा। एक किताब मैंने पढ़ी फ्रीडम एट मिडनाइट, और एक पढ़ी मैंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग, गांधी जी की आत्मकथा, हिंदी में। ठीक है जी। मैंने पढ़ी सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश मैंने पढ़ी जब मेरी उम्र 22 23 24 साल की उम्र की रही होगी।
तो सत्याग्रह प्रकाश पढ़ने के बाद आपका सोचने का नजरिया बहुत बदल जाता है, अपने धर्म के प्रति, अपने समाज का, अपनी बहुत सारी चीजों के प्रति आपका जो है चीजों को, अगर आप सत्य के साथ मेरे प्रयोग पढ़ते हैं गांधी जी की, तो अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो एज ए सोशल वर्कर, एज ए सोशल पर्सन आपको बहुत, आज अगर आप समाज के प्रति सोचते हैं तो समाज के प्रति आपको क्या कैसे करना है उसमें बहुत सारा परिवर्तन आएगा। ओशो को पढ़िए, ओशो ने कहा कि भाई अगर किसी कोई आदमी दान लेता है, हाथ फैला के लेता है, तो देने वाले का तो भविष्य बन जाता, अगला जन्म बन जाता। अगर हम किसी को दान देते हैं तो हमारा अगला जन्म सुधर गया, ये जन्म भी सुधर गया और अगला जन्म भी सुधर गया। लेकिन जो ले रहा है उसका क्या, उसका तो ये जन्म खराब था ही, अगला जन्म भी खराब हो गया, क्योंकि लेने वाले का उसने बिना कुछ के ऊपर, तो आपको जो पुण्य मिला तो उसको पाप मिला ना। तो उन्होंने कहा कि आप उसको सहायता करके उसका अगला जन्म बिगाड़ रहे हो। किसी को आप कुछ दान में देकर, तो अब उनका भी ये विचार है, इस विचार के पीछे उनके भी तर्क है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई एक विचार आपको अपना विचार बनाना है, किसी एक विचार को, लेकिन आप सब विचारों को जब पढ़ेंगे, सब चीजों को देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं और कैसे कैसे लोगों के विचार हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ऐसे ऐसे भी चीजें हो सकती हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। और उन सब के बीच में से जो आपको अच्छा और बेटर रास्ता लगे वो आप पकड़ेंगे, आप अपनी लाइफ में उससे डिसीजन ले सकते हैं। तो ये आपके लाइफ में बहुत ज्यादा, जितनी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, उनके जो, अब आप जब मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास पढ़ते हैं तो उपन्यास में वो जिस तरह से चित्र खींचते हैं, उस परिस्थिति को दिखाते हैं, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैं उसी गांव में खड़ा हूं और ये सब मेरे गांव के, मेरे आसपास, मेरी चारों तरफ हो रहा है। वो जो वहां पे जमींदार है, जो उसका मजदूर है, जो किसान है, उसके जो बैल हैं, उसका जो खेत खलिहान है और जो कुछ भी है, आप अगर पीछे पहुंच गए और वो सब चीजें आपके चारों तरफ है, आप उसी के अंदर, तो आपको लगेगा आप पिक्चर देख रहे हो, आपको लगेगा आप मूवी देख रहे हो, ऐसा फील होगा। और जब आपको इंटरेस्ट आएगा तो आपको ये रहेगा कब मुझे टाइम मिले और मैं उसके 2 पन्ने और पढ़ दूं। आपको खाने के लिए बुलाया जाएगा कि आ जाओ भैया खाना खाने, तो कहोगे 2 मिनट रुको, ये पेज खत्म करके आ रहा हूँ। तो ऐसा इंटरेस्ट आ जाता है, तो आदमी को किताबों में बहुत आनंद आता है। तो ट्राई करना चाहिए, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आदत भी लग जाएगी जी। तो त्रिपाठी जी, मैं, आपने बड़ी अच्छी बात बताई। तो अगर मैं अपने बारे में आपको कुछ बताऊं त्रिपाठी जी, तो मैं श्री राम जी के जीवन के बारे में काफी, मैं जैसे मैं वीडियो देखता हूं, मैं पढ़ता रहता हूं उसमें, तो उनमें जैसे आप देखेंगे कि एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श बेटा, आदर्श भाई, आप पूरा सब कुछ सीख सकते हैं। आदर्श शासक कैसा होना चाहिए, जो देश को आदर्श शासक कैसा होना चाहिए, तो सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये देख के पीड़ा होती है, क्या कहते हैं त्रिपाठी जी, कि जैसे चुनाव में कई बार जैसे इनका मुद्दा बना लिया जाता है, तो श्री राम तो सबसे ऊपर है, और लोग इसकी भी मतलब क्यों राजनीति होनी चाहिए और इनसे सीखना चाहिए सभी को, चाहे कोई भी धर्म को हो। मैंने अभी देखिए कि उनसे आदर्श वाला जो मर्यादा पुरुषोत्तम आप कह सकते हैं, उनसे आदर्शवादी ज्यादा आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो ये बच्चों के लिए फायदेमंद नहीं, वो सीखेंगे श्री राम जी के बारे में, जीवन के बारे में। देखिए, अब आपने थोड़ा सा राजनीतिक बात कर दी ये टॉपिक से, थोड़ा सा देखिए क्या है कि अब हम आप श्री राम, भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन हर कोई तो नहीं मानता। अगर कुछ सब हर कोई मानता तो उनका मंदिर क्यों तोड़ा जाता, और उनका मंदिर बनाने के लिए वहां पे हमें इतने लंबे 492 साल का संघर्ष जो है, और जिसमें कई लाख लोगों का बलिदान नहीं करना पड़ता। तो देखिए, आदर्श सबके बटे हुए हैं, हमारे आपके आदर्श हैं, हमारी विचारधारा पे वो हमारे आदर्श हैं, लेकिन कुछ दूसरे लोगों के आदर्श, कॉमन आदर्श भी नहीं है हमारे समाज में, दुनिया में, क्योंकि सब अपने अपने आदर्शों, क्योंकि ये धर्मों में जो बटा हुआ सिस्टम है पूरा, तो वो अपने धर्म के हिसाब से। नहीं, बिल्कुल, मैं तो इसलिए मैं कह रहा था, मैं वैसे बता रहा था कि जो बच्चों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारे जो बच्चे हैं, अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो उनको पता होगा कि उनसे अच्छा पुत्र कोई नहीं हो सकता था,
भाई कोई नहीं हो जी सकता जी। था, पति कोई नहीं हो उसमें सकता था, जी इसलिए मैं देखिए, कह रहा था कि आप उनको सीखने के अगर लिए काफी आप कुछ है। अगर रामचरितमानस देखेंगे तो उसमें जगह जगह पर संवाद है। रामचंद्र जी की भरत जी से बात हो रही है, रामचंद्र जी की कैकेयी माता से बात हो रही है, रामचंद्र जी का सीता जी से संवाद है, रामचंद्र जी का जो है केवट के साथ बातचीत है, हम्म, भरत जी जब उनको मनाने गए हैं। हाँ, हम्म, और जगह जगह पर संवाद है। तो हम्म, और ऋषि मुनियों के साथ संवाद है, हम्म, परशुराम जी के साथ संवाद है। तो उन सब हम्म, चीजों में आप देखेंगे तो बात करने का तरीका बिल्कुल। किस तरह से वो भगवान आए, या आप उनको मर्यादा पुरुषोत्तम, वो पुरुषों में उत्तम है। एक उनको भगवान नहीं कहा गया, पुरुषों में उत्तम के बिल्कुल। जितने पुरुष हैं उनमें वो सबसे अच्छे पुरुष माने गए। तो क्योंकि उन्होंने मानव रूप में थे, तो उनको हम एक मनुष्य का ही वो मानते हैं। अच्छे कर्म करने बिल्कुल। की वजह से हम उन्हें भगवान मान रहे हैं। हमारे समाज में तो अच्छे कर्म तो करने वाले के हमारे गांवों में जी, मैं कह रहा हाँ, हूँ तो जैसे इसलिए हमारे मैं कह रहा गांवों था में कि मंदिर होते हैं, तो उनमें वहां हम्म, उस गांव के, जैसे अब यहाँ पे पूठ में हमारे चौदह दादा राणा का, चौदह राणा कुछ कूट ऐसे में। मंदिर है हाँ। ना जी। हम्म, आगे हम्म, हर गांव में तो मंदिर में एक वहां के लोकल संत की पूजा होती है, भगवान हम्म, की पूजा भी होती है। उनके साथ साथ एक लोकल वो जहाँ के वहां के संत है, महापुरुष हैं, उनकी पूजा होती है। तो अपने देश में तो हम्म, क्या है कि जो भी अच्छा काम करे वही भगवान, उसी की हम्म, हम पूजा शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अच्छा आप किसी की, भगवान हम शंकर जी की पूजा करते हैं, आप विष्णु जी की करो, आप दुर्गा माता की करो, आप काली माता की करो। तो सबका सम्मान हम्म, है, और इतनी विविधता और इतनी छूट, अपने धर्म हम्म, में जितनी छूट है, आप करना चाहो करो, ना करना चाहो ना करो। आप केवल जल चढ़ा दो, आप केवल फूल चढ़ा दो, आप विधिवत हवन करते हो। तो सबका कोई किसी पर दबाव नहीं है, कोई आपको कहने नहीं आता कि ऐसे क्यों नहीं करते हो पूजा, ऐसे करो, तुम इनकी पूजा करो, उनकी पूजा करो, है ना। तो ये तो हिंदू धर्म की एक बिल्कुल। महानता है, और बहुत बड़ा अच्छा धर्म है अपना। जी हम्म। जी संदीप जी। हाँ, तो ये तो ऐसे में कह रहा था कि जो और किसी की जो आत्मकथा है, जो जीवन में जो महापुरुष हुए हैं, तो जी उनके भी हमारे बच्चों को पढ़ने चाहिए, अपने जीवन में उसको अमल करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जी जी मतलब जैसे, हाँ, देखिए, तो कोई और ऐसा आप है बताना कि चाहेंगे? जी, अमल का तो ऐसा है संदीप जी कि अमल का क्या होता है, कोई भी चीज जब आप करते हैं लाइफ में, हम्म, कुछ भी आपको अगर जीवन में करना है तो सबसे पहले आपके वो चीज दिमाग में आनी चाहिए। जब आप उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो सोचना शुरू करेंगे तो कभी कभी वो होना भी अपने आप शुरू हो जाएगा। किसी भी काम को होने का पहला स्टेप है आपको उसके बारे में सोचना शुरू करना पड़ेगा, तभी आप उस पर आगे कदम बढ़ाएंगे। और धीरे धीरे वो, क्योंकि आप डायरेक्ट कर नहीं सकते कोई भी काम को, डायरेक्ट करेंगे तो जब तक आपके पीछे कोई खड़ा रहेगा तब तक आप करेंगे, जब तक आपको कोई मोटिवेट करता रहेगा। लेकिन जब आप उस पर चिंतन मनन करेंगे और आपका खुद से अपने से प्रेरणा मिलेगी कि हाँ यार ये काम अच्छा है, ये मुझे करना चाहिए, उसमें आपको रुचि आएगी, तो आप उस काम को ऑटोमेटिक, तो उसका तरीका ये है कि आप उसके बारे में सबसे पहले जानकारी पढ़िए, सोचिए। इसमें सबसे जो बढ़िया, जो अपने शहीद हैं, बलिदानी हैं, इनमें सुभाष चंद्र बोस जी का जीवन, इनके जीवन में और सबके जीवनी में फर्क क्या है कि ये थोड़ा सा बहुत सिस्टमेटिक तरीके से और बहुत दूरदर्शिता के साथ, सभी का बहुत दूरदर्शिता और बहुत बड़ा बलिदान रहा है, लेकिन सबके बलिदान में और थोड़ा सा जो मैं इनमें फर्क देखता हूँ, वो क्या है कि बहुत दूरदर्शिता के साथ और बहुत ही योग्यता के साथ, बाकियों में जोश, उत्साह और बलिदान की जो वो थी, इच्छा थी, वो इनसे ज्यादा रही होगी। लेकिन जो एक प्लानिंग, एक सिस्टम, एक तरीका, एक सोच, इन्होंने जब बर्मा की तरफ से भारत पर अंग्रेजों की सेना पर आक्रमण किया, तो उसके पहले इन्होंने भारत अपने को भारत की एक वैध सरकार घोषित करवाया और दिया यूनाइटेड नेशन में कि हम भारत की जो है, हम भारत के प्राइम मिनिस्टर, हम भारत की सरकार बना रहे हैं। तो एक सिस्टम से, तो वहां से इनको मान्यता मिली कि हाँ भाई आपकी सरकार को, जैसे बहुत सारे देश होते हैं उनको पूरे देश विश्व मान्यता नहीं देता, उसको देश मानते ही नहीं।
तो वहां से मान्यता लेनी पड़ती है कि हाँ, आप मान लो कि आपने एक टापू, कोई आइलैंड खरीद लिया, वो एक अपने यहाँ के गुरुजी हैं, उन्होंने आइलैंड खरीदा हुआ, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। नहीं तो वो गुरुजी तो जी वो यहाँ से मतलब पुलिस भागे हुए हैं यहाँ से, वो उन्होंने खुद हाँ, अपना जो एक भी आइलैंड है, घोषित कर तो दिया उन्होंने उन्होंने। एक तो आइलैंड खरीद के उसको एक देश घोषित कर रखा उन्होंने। अब उस देश के लिए उनको मान्यता तो लेनी पड़ेगी ना, मैं लीगल बात बता रहा हूँ। तो वो ऐसे ही इन्होंने जो है एक सिस्टम से, एक जो कानूनी प्रक्रिया के तहत काम किया, और जो इन्होंने प्लानिंग करी, स्ट्रेटजी बनाई, उस टाइम पे इतनी बड़ी आजाद हिंद फौज तैयार कर लेना, है ना, जो जापानियों ने हमारी सेना को, में जो लोगों को बंदी बनाया हुआ था, भारतीय सैनिकों को, जो अंग्रेजों की सेना में जो लोग थे हमारे, उन सबको जाके इकट्ठा किया, उनको जो है अंग्रेजों के खिलाफ तैयार किया और उनको लेकर आजाद हिंद फौज बनाई। तो ये एक विचार आना, सोच होना, इतनी दूर तक लोगों जानकारी रखना, तो ये एक बहुत बड़ा प्रेरणा। और नहीं मतलब आपने ये तो बड़ी अच्छी बात की त्रिपाठी जी, पर कहीं ना कहीं जैसे हमने देखा कि अगर ऐसे आदमी होते हैं तो जो आसपास के लोग हैं या जो सरकारें हैं वो उनको समर्थन नहीं करती। तो जो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भी आपने बताया, तो फिर उसके बाद कहीं ना कहीं फिर ये कहते हैं जैसे 1945 में उनका प्लेन क्रैश हो जाता है, फिर बाद में ये वो कहीं जैसे ना एक गुमनाम इन बाबा के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन सरकारों ने आगे आके कुछ तथ्य को जानने का प्रयास नहीं करा, और जो करना चाहिए था, जिस आदमी ने देश के लिए इतना कुछ करा। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये कमी नहीं है इनकी, मतलब जो हमारे बच्चों में भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसा आपने अच्छी बात बताई। पर मेरे को एक बात आई, जो किताबें हैं हमारी, जो हमारे जो पाठ्यक्रम है, उसमें ये जो हमारे जो शहीद हुए देश के लिए, इनके चैप्टर्स नहीं होने चाहिए जी कहीं ना कहीं, अब ताकि हमारे बच्चों को इससे सीख मिल सके और इनके जो दिखाए हुए रास्ते पे चल सके। तो सरकार ये जो हमारी जो किताबों में इनको हटाती क्यों जा रही है? उनको नहीं लाना चाहिए इनको आगे। देखिए जी, अब क्या है कि हमारी आवाज, अभी हम फेसबुक पे लाइव चल रहे हैं, तो हमारे थोड़े से हमारे मित्रगण देखेंगे, हमारी आवाज अभी हम इतने समर्थ नहीं कि सरकार तक पहुंच पाए। आवाज उठानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अभी हम सही है तो बिल्कुल। हाँ, मेरा कहने मतलब ये है ना कि चाहे हमसे कुछ ना हो, पर हमारा प्रयास तो ये रहेगा त्रिपाठी जी, बिल्कुल ये प्रयास होना चाहिए, आवाज रखनी चाहिए जी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ये हमारे प्रयास ये रहेगा कि जो चीज। दुर्भाग्य है कि अभी कई किताबों में ऐसा आता है कि इनको जो है आतंकवादी लिखा जाता है, भगत सिंह जी को, और इनको आतंकवादी लिखा जाता है। तो ये चीजें हैं, लेकिन अब बच्चों को जो पढ़ने का, यही चीजें तो है कि अब आप एक चीज देखिए, इजराइल में इस टाइम पर इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है, बहुत छोटा सा युद्ध है। इजराइल इतना मजबूत देश नहीं है, जिस तरह से पूरा इस्लामिक देश पूरे विश्व के इजराइल के खिलाफ लामबंद है और फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप इसको मारो, ठीक है ना, और इजराइल लगाओ। तो इस हम क्यों नहीं कर पाते? हमारे देश के अंदर ही बैठे हुए लोग जो है कितना निगेटिव कमेंट्स हमारे सरकार के। ब्रह्मदत्त शर्मा जी, नमस्कार सर। तो देखिए, हमारे देश के अंदर ही लोग देश के टुकड़े होंगे, हमारे देश का जो है कितना निगेटिव चीजें देते रहते हैं कि सैनिकों के खिलाफ, सेना के खिलाफ, हमारे जो प्रतीक है प्रधानमंत्री के खिलाफ। हाँ, तो कितना शर्मनाक है ना त्रिपाठी जी, शर्मनाक है ना। तो समस्या क्या है, टुकड़े हो गए कि नारे लगाते हैं और बोले इतना जो तिरंगे का अपमान करते हैं, इतना जो लाखों हमारे शहीदों ने अपना जीवन का बलिदान दे दिया इसके लिए, और हमारे जो कुछ लोग अपने फायदे के लिए देश की बदनामी कराते हैं, कितना पीड़ाजनक है जी। तो इसमें समस्या क्या है कि हमारे यहाँ का जो समाज है ना जी, हमारा जो देश के जो नागरिक है, वही मैं इजराइल में बताती, इजराइल में कहीं से भी आपको आवाज आई क्या कि उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ, अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ? प्रधानमंत्री एक इलेक्टेड प्रधानमंत्री है, 5 साल के लिए चुना गया है, वोटिंग से चुना गया है, कोई ऐसा तो नहीं जबरदस्ती आया हुआ है, न राजतंत्र है। तो आप 5 साल तो वो काम करेगा ना जी, 5 साल वो इलेक्शन जीत के आया, हारता तब तो काम नहीं करता ना। आप हारे हुए हो तो आप हार को स्वीकार करो और 5 साल इंतजार करो। अगर प्रधानमंत्री काम अच्छे नहीं करेगा तो लोकतंत्र है, लोग, देश के लोग उसको हटाएंगे, फिर आपकी विचारधारा अच्छी होगी तो आपको लोग जिताएंगे। मैं ये कहने का मतलब मेरा है नहीं, कि जो लोग हैं, एक मेरी बात आओ, कितना शर्मनाक है, कितना शर्मनाक है। एक बात आओ, जब पीड़ा होती है, जब जैसे मान लो 6.5 करोड़
जो क्या कहते हैं जो वैक्सीन है, या जैसे भारत ने बाहर वाले देशों को दिया, तो इसमें बुराई क्या थी उस टाइम, क्योंकि हमें पता नहीं था कि दूसरी लहर आएगी। ठीक है जी। अब हमारे विपक्ष सवाल उठाता है, हमारे बच्चों के दवाई दे दिया, हमें मार दिया, मतलब कोई बात ही नहीं है उसको। अरे यार हमने तो अच्छा, अब जैसे अगर मतलब हमने मदद करी तो हमारी भी तो मदद कर रहे हैं ना ये लोग, ये क्यों नहीं समझते? मैं कितना शर्मनाक नहीं है ये? वही चीज तो कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों को, अब मैं वही कंपेयर कर रहा था कि इजराइल में कहीं से भी आवाज नहीं आई, इसीलिए इजराइल मजबूत है, क्योंकि वो अपने नेतृत्व पर पूरा भरोसा करते हैं, नेतृत्व का साथ देते हैं, और अपने छोटे छोटे लालच के लिए अपने देश को दांव पर नहीं लगाते, अपने जो है पूरे समाज को, देश के का नुकसान नहीं करते। हमारे यहाँ छोटे छोटे लालच के लिए अब ये जो लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधियां करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज उनको सपोर्ट करती हैं, आप देख रहे हैं सभी पार्टी, कितनी पार्टियां जो उनको सपोर्ट करने वाली, और पार्टियां सपोर्ट करती, उनके बाद छुट भैये लोग हमारे आपके समाज में, हमारे आपके अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल में रहने वाले लोग भी, उन्हें क्या लाभ मिलता है ऐसे लोगों को सपोर्ट करने का, ऐसी पार्टियों को सपोर्ट करने का जो देश के खिलाफ बात करें। आप देश के फेवर में बात करते हो, देश तो कहते हैं कि एक्सट्रीम जो है नेशनलिज्म हो रहा है, कोई एक वर्ड बनाया था कि जो है हाइपर नेशनलिज्म। भाई हम राष्ट्रवाद की बात करना गुनाह है, लेकिन राष्ट्र को तोड़ने की बात करना गुनाह नहीं है। तो ये अपने देश का जो समाज है जी, समाज को जब तक समाज नहीं उठेगा, नहीं जागेगा। सरकारें क्या है, समाज का अभी कोई हमारी सरकार कोई अच्छा सा डिसीजन, कोई अच्छा सा काम करें, शर्मा जी आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन देखिए युद्ध हो रहा है तो वहां भी लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आर्थिक, आप देश तोड़ने वाले जो बात बयान हैं उनका मैं विरोध कर रहा हूं। आपको आर्थिक कोई अगर मसला है तो उस पर आप आवाज उठाइए, देश के अंदर के मुद्दे पर, देश के अंदर जो भी अगर कोई विरोध नहीं है तो, तो आप करिए, करना नहीं चाहिए। त्रिपाठी जी, नहीं, हाँ तो शर्मा जी मेरे ख्याल से तो आप समझे नहीं, त्रिपाठी जी ये कहना चाह रहे हैं कि वहां चाहे इजराइल जो गलत और सही हो, पर पूरा देश, इस जो जो उनकी मुसीबत पड़ी उनके देश में, एक साथ है, विपक्ष भी एक साथ है, और वहां आपके जो सरकारें हैं वहां अलग अलग पार्टियों से जुड़ के भी मैं जरा सरकार बनी है। इजाजत तो देना। इसमें कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हमारे भारत में कुछ भी होता है, जैसे ये जो विपदा की समय है, तो सारी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए था और देश की मदद करनी चाहिए। पर कहीं ना कहीं हम अभी देखते हैं आप कि या देखिए ना, सरकार का टांग खींचते हैं। तो ये कमी बता रहे हैं त्रिपाठी जी की नहीं इजराइल में सारी टांग सब एक साथ खींचना, है, क्योंकि संदीप जी टांग, और करने भी ना देना काम को, बीच में रंगा डालना जैसे उसमें, तो ये चीजें गलत हो जाती है ना कहीं फिर, क्योंकि फिर उससे क्या होता है कि अगर हम एक साथ, एक मुट्ठी है, एक मेरी बात है ये त्रिपाठी जी, अगर सारी मुट्ठियां एक साथ, जैसे सारी उंगलियां एक साथ काम करेंगी तो मुट्ठी पूरी एक बनेगी, मजबूत बनेगी, लेकिन उंगलियां अलग अलग हो जाएंगी तो वो मजबूत नहीं बन पाएगी ना मुट्ठी, तो कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा ही ना। तो वही पर देश के मुद्दे पर एक होना चाहिए। बिल्कुल। हम्म। आपका वीडियो थोड़ा सा रुक रहा है त्रिपाठी जी। जी अभी आ रहा है क्या? हाँ, आ रहा है तो आ रहा है। संदीप जी, तो हमें सबसे देखिए, हमें तो ऐसा है कि अपने मुद्दे से थोड़ा सा हम लोग भटक जाते हैं। बच्चों में रीडिंग हैबिट की जो बात थी, तो रीडिंग हैबिट पर हम थोड़ा सा, क्योंकि ये तो बहुत बड़े नहीं, मुद्दे नहीं हैं तो और इसमें इसमें अब ये, हमारा इतना नहीं, बिल्कुल ज्ञान त्रिपाठी जी, नहीं तो मैं कहना चाह रहा था, नहीं नहीं बिल्कुल आपकी बात ठीक है, तो मैं जी कह रहा था कि जैसे अगर ये जैसे घर में ये बातें होती है तो हमारे जो बच्चे हैं उन पे क्या प्रभाव जी पड़ता है, कि जैसे तो उनकी तो मतलब आपके कहने मतलब ये है कहीं ना कहीं, तो जैसे ऐसी मतलब कुछ राजनीतिक बातें कहीं ना कहीं अपने बच्चों को उससे दूर रखना चाहिए, ताकि उनकी नहीं उनको नहीं अभी देखिए छोटी उम्र देखिए, में। ऐसा है कि इन बातों से आपको दूर नहीं रखना चाहिए बच्चों को, बच्चों को दूर हम्म, रखना चाहिए, खेत की बातें नहीं करनी चाहिए, अपने जो हम्म, व्यक्तिगत बातें हैं, ये जो अभी एक जोक आया था, कल मैंने सुना, किसी ने सुनाया था कि हम पति पत्नी बहुत अच्छे रहते हो आप दोनों, बोले छोटे मोटे फैसले मेरी वाइफ ले लेती है और बड़े बड़े फैसले हम्म, जो है मैं कर लेता हूँ। तो बोले कैसे? बोले घर में
क्या पकाना है, क्या खाना है, घर में कैसे सुधार करना है, कहाँ पे छत डलवानी है, कौन सा पत्थर लगाना है, बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, कहाँ शादी करनी है, ये सब फैसले छोटे मोटे मेरी वाइफ कर लेती है। और जो बड़े फैसले हैं कि अमेरिका को इजराइल का साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, भारत को पाकिस्तान के साथ संबंध कैसे बनाने चाहिए, वो सब फैसले मैं कर लेता हूँ। तो हमारे घर में तो ऐसे ही बच्चों के सामने ऐसे ही बड़ी बैलेंस बड़ी बना के बातें रखना चाहिए, बिल्कुल। बैलेंस होना, तो ऐसे ही जो है बच्चों के सामने भी बड़ी बड़ी बातें आप कर लो कि भारत पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं, बीजेपी धर्म कैसा है, अन्य धर्म, ये बातें करो आप घर के कि फलानी चाची ऐसी है, वो ताई ऐसी है, उसकी दीदी वो उसने ये कर लिया, फलाने ताऊ ने हमारा ये कर दिया, हमारा पड़ोसी, ये सब बातें मत करो बच्चों के सामने। ठीक है, पढ़ाई में टीचर की बुराई, स्कूल की बुराई, टीचरों की बुराई तो कम से कम ना करनी चाहिए। मैं भी टीचिंग लाइन से, इसलिए मुझे चाहिए बिल्कुल। तो बच्चों से जो है आप नहीं बात करेंगे तो आपको आंख बंद कर लेने से समस्या तो नहीं हट जाती। बच्चों से हर चीज पर खूब चर्चा करनी चाहिए, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, कोई क्या बुराई है इसमें, क्या दिक्कत है? आप चर्चा नहीं करोगे तो बच्चे जानेंगे नहीं क्या? आप क्या सोचते हो कौन से विषय पर बच्चों को जानकारी नहीं होती? उनके फ्रेंड सर्कल में है, रास्ते में है, दुनिया भर के सोर्सेज है उनके पास आजकल। तो आप जो अगर वो सोर्सेज पहले से ही वो बात आप दे देंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चा समझ पाएगा अच्छा क्या है बुरा क्या है। आप उसको छिपाए हो ना 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 ये बात नहीं बतानी बच्चे को, इजराइल फिर अरे भाई हो रही लड़ाई तो बताना, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, इससे क्या दिक्कत है? उससे आप बच्चे का एक नॉलेज बढ़ेगा, बच्चे का पर्सपेक्टिव क्लियर होगा। और बच्चे को हमेशा एक बात बताइए कि कोई भी विचारधारा बहुत जल्दी में नहीं बनानी है, आपको एंजॉय करना है। आपको ये नहीं बनाना कि इजराइल अच्छा है फलस्तीन खराब है, फलस्तीन अच्छा है इजराइल खराब है। किसी के भी किसी भी मुद्दे पर आप जब विचारधारा जल्दी में बनाते हैं, क्योंकि हर चीज के पहलू होते हैं, आप दूसरे पहलू से देखेंगे तो हो सकता है आपकी जो विचारधारा, जो आपकी सोच थी, जो आपने सोचा था वो एकदम उल्टा हो गया। तो इसलिए बहुत सारे पहलू हैं, जब तक हम उन सब पहलुओं को नहीं देखते हमें किसी निष्कर्ष पे नहीं जाना चाहिए, समय लेना चाहिए, पूरी इसकी जानकारी लेनी चाहिए। जी, इसमें त्रिपाठी जी आप ये कह रहे हैं कि अध्यापक होने के नाते आप ये भी कह रहे हैं कि जैसे बच्चों को जैसे भारत में जो स्टेट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए और बाहर कहीं ना कहीं कंट्री के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मैंने ये देखा है त्रिपाठी जी, मैंने देखा त्रिपाठी जी, जो बड़े बच्चे होते हैं कई, जैसे मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि दुनिया में ये कौन सा कंट्री है, ये भारत का कौन सा स्टेट है। तो कहीं ना कहीं ये भी मूर्खता है मेरे ख्याल से त्रिपाठी जी, कि बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो कम से कम ज्ञान तो होना ही चाहिए कि भारत में कितने राज्य हैं, कौन से हैं, थोड़ा पता तो होना चाहिए भारत के जो बाहर भी कौन सा कंट्री है। तो ये चीज में कहीं ना कहीं फायदा मिलता है उनके ज्ञान बढ़ाने में उनका। तो देखिए ज्ञान, वही तो कह रहा हूँ, ज्ञान तो जितना आप डिस्कस करेंगे, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल मैटर्स जैसे हम आप डिस्कस करते हैं, ऐसे अगर हम बच्चे से डिस्कस करें कि देख भाई मोदी ने ये डिसीजन लिया, इसका ये इफेक्ट हुआ, ये ऐसे करता तो ऐसे ज्यादा अच्छा होता। हाँ, राहुल गांधी ने ये बोला, इसको ऐसे बोलना था, इस बात को ऐसे बोलता तो ज्यादा अच्छा है। बच्चे के अंदर सोच डेवलप होगी, बच्चा मेच्योरिटी की तरफ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बच्चों के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कि भाई कि वहां की सरकार ने ये काम कर दिया, उस काम को करने से उनके पड़ोसी स्टेट पर ये इफेक्ट पड़ गया। तो ये सब चीजें, या हमारे धर्म की है कि रामचंद्र जी जो है गए, उन्होंने ऐसा किया, आप यही बच्चे से कर सकते हो कि इसको और किसी तरीके से कर सकते थे क्या, रामचंद्र जी ने गलत तो नहीं किया, या उसने ऐसे, आप खुल के बातें कर सकते हैं अपने बच्चों से, उनसे तो छिपाने इसमें एक सवाल है त्रिपाठी जी। तो ये मैंने जो प्रेम कुमार शुक्ला जी से भी पूछ रहा था मैं, ये कि जो मोबाइल मतलब देने की बच्चों को सही उम्र क्या है? कि आजकल जैसे तीसरी चौथी बच्चा आता नहीं है, मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो उनका कहना था कि जैसे 10वीं 12वीं के जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, समझने लग जाए चीजों को, नहीं तो मोबाइल के चक्कर में लग जाएगा, तो जैसे अपने फोन नंबर एक्सचेंज करने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं तो आपके हिसाब से उम्र सही क्या है कि बच्चे को अपना उनका मोबाइल दे दिया जाए, नंबर दे दिया जाए, तो वो क्या सही उम्र होती है, या फिर स्कूल के बाद दिया जाए? तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, इसका क्या है कि इसका कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है। अगर बच्चों को जैसे कि स्कूल जाते हैं या पढ़ने जाते हैं और रास्ते में कम्युनिकेशन के लिए उनको फोन की जरूरत है, तो आप कीपैड वाला फोन दे दीजिए, है ना।
तो लिमिटेड जरूरत तो है, तो देखना पड़ेगा, वो कस्टमाइज्ड है, एक सबके लिए कॉमन नहीं है, लेकिन जरूरत के हिसाब से। अब वो गया, पढ़ने गया, वहां से वापस आया तो आप वापस ले लीजिए। गया तो कोचिंग में ही गया कि रास्ते में बाहर बैठ के आ गया। यहाँ बच्चे घर से निकलते हैं और यहाँ पे जो है छोटे छोटे रेस्टोरेंट, तरह तरह के स्नैक्स वाले खुले हुए, वहां बैठ के अपना खाते हैं, खाते पीते, और 2 घंटे बाद पार्टी वार्टी करके घर चले जाते हैं। पार्कों में केक काटते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं। तो घर वाले सोचते हैं पढ़ के आ रहा है बच्चा, तो थोड़ा सा उस पे बच्चों को बात क्या रखना है, बच्चों को समझाना है, बच्चों से बात उनको बोलना है कि बेटा ये काम गलत नहीं है, तू करता है तो बता दे हमें, बस तुझे अगर तो बच्चों के साथ आप कह रहे हैं कि दोस्त बन के रहना है, कि ताकि वो आपको अपनी बातें शेयर कर सके। जी 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 बिल्कुल, यही एक सबसे बड़ा फैक्ट है कि बच्चों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अच्छी बात आपने बताई त्रिपाठी जी। तो उसमें त्रिपाठी जी एक सवाल हो रहा है इसमें कि कुछ लोग जैसे कहते हैं, कुछ बच्चे जैसे रात को पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ शिक्षक है वो मना करते हैं भाई कि रात को पढ़ाई का फायदा नहीं है, पढ़ना है तो आप सुबह पढ़े। जो सुबह का जो मुहूर्त होता है उसमें आप जो पढ़ेंगे वो आगे भी आपको मतलब फायदा देता है, या आपको याद रहता है और उसमें आसानी होती है। तो इसके मतलब रात की पढ़ाई के बारे में आपका क्या क्या विचार है त्रिपाठी जी? देखिए ऐसा है संदीप जी कि अभी ना सब हर लेवल का अलग अलग लेवल है। जैसे छोटे बच्चे हैं तो इन्हें तो मॉर्निंग में ही पढ़ना अच्छा है, क्योंकि अभी आपको जो स्कूल है, स्कूल का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि बच्चों के अंदर आप डिसिप्लिन डेवलप करना। स्कूलिंग का सबसे बड़ा फायदा जरूरत यही है। स्कूल ना होने का नुकसान क्या है कि बच्चों के अंदर डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। बच्चे सुबह 7 बजे तैयार होकर जाने की आदत उनकी हो जाती है, 8 बजे जाने की आदत हो जाती है। तो वो अभी छोटे बच्चे हैं तो उनको तो अभी आपको डिसिप्लिन रखना है। रात में पढ़ना जरूरी नहीं, रात में जल्दी खाएं, सो जाएं। बच्चा मेच्योर हो जाता है, मान लीजिए वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो उसकी बॉडी उसकी आपको फ्रीडम देनी है, उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना। 12th के बाद बच्चा है और मैच्योर हो गया और वो पढ़ रहा है मन से, तो उसमें आपको डिस्टर्ब नहीं करना। बच्चे को जैसा फ्रीडम, जैसा उसकी बॉडी को सूट करे, जैसे उसको जिसमें इंटरेस्ट और जिसमें वो कंफर्टेबल हो, उस तरह से उसको पढ़ने देना चाहिए। छोटे बच्चों को 7वीं 8वीं तक के बच्चों को हमें एक कोशिश करनी चाहिए कि उनका जो है रूटीन, जो है डेली रूटीन, हमें अपने हिसाब से उसको मैनेज करना चाहिए कि आप रात में 10 बजे तक सो जाओ, सुबह 5 बजे उठ जाओ, 9 बजे सो जाओ, 5 बजे उठ जाओ। ठीक है, तो ये बच्चों को, हमें छोटे बच्चों को सिखाना है, लेकिन बड़े बच्चों में ऐसा जरूरी नहीं है। बड़े बच्चों को तो पूरी रात भी पढ़ सकते हैं, दिन में सो रहे हैं, वो जैसा उनको सूट करता है उसके लिए उन्हें भी फ्रीडम देनी चाहिए कि वो जैसा अपना उनको कंफर्टेबल हो वो खुद डिसाइड करेंगे। जी नहीं बिल्कुल, आपने अच्छी बातें बताई त्रिपाठी जी। और लेकिन समय की थोड़ी सी हमारे पास कमी है, तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगे क्या, क्योंकि आगे भी हम तो ये पाठशाला जारी रखेंगे, तो पर आप ये बताइए कि अंत में क्या कहना चाहेंगे, माता पिता के लिए क्या बोलना चाहेंगे और बच्चों के लिए क्या बोलना? एक ही बात है कि जैसे हमारा रीडिंग हैबिट है, तो अगर हम अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करते हैं तो ये किताबें बुढ़ापे के लिए हमारा सहारा होंगी। बुढ़ापे में जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो उस टाइम हम इन किताबों को पढ़कर अपना समय व्यतीत कर सकेंगे। अभी भी इस टाइम जैसे क्वारंटीन में हो रहे हैं लोग, आइसोलेशन में रह रहे हैं, तो अगर किसी को रीडिंग हैबिट है तो किताबें पढ़ते पढ़ते सो जाएगा, उसे नींद आए। मोबाइल देखते देखते इरिटेशन होगी, सर दर्द होगा, थकान होगा, तो और किताबें भी अध्यात्म की होंगी अच्छी, उसमें उसको जो है संबल मिलेगा, अंदर से उसको सहारा मिलेगा, उत्साह बढ़ेगा। ठीक है, मोबाइल देखेगा, उसमें बैड न्यूज पढ़ेगा, दुनिया भर की खराब खराब न्यूज चल रही है, उन न्यूज को देखकर वो और दुखी होगा। फेसबुक पे देखेगा कि फलाने जो है खत्म हो गए, फलाने चले गए, फला चले गए, तो उससे उसको कमजोरी मिलेगी। तो मोबाइल ज्यादा उसको सूट करे, किताबें ज्यादा सुटेबल हैं। अब मैं मोबाइल पे पढ़ना है, फोन आ जाता है, फोन पे आधा घंटा चला गया तो किताब, मुझे तो मोबाइल को लगता है कि मुझे फ्लाइट मोड में ज्यादा टाइम रखना है, तभी मैं कुछ काम कर सकता हूँ। क्योंकि अब किसी से फोन आता है, सब अपने जिगरी लोग होते तो उनसे 15 मिनट 20-20 मिनट बात हो जाती है। 4 लोगों के फोन आ गया तो 1-1.5 घंटा आपका चला गया, है ना जी। तो वो किताब जो है, आप किताब से पढ़ रहे हो, मोबाइल आपका स्विच ऑफ है या फ्लाइट मोड में है, तो आप पढ़ रहे हो आराम से,
कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है बच्चों को है कि आप बच्चों के साथ 1-2 घंटे शाम को अपना सब, एक मोबाइल जो घर का बहुत पर्सनल हो वो आप रखो, बाकी करो फ्लाइट पे, खेलो कूदो या बिल्कुल, ये किताब तो बिल्कुल लेके बहुत आप किया सब आपने। बैठ के पढ़ो, सबके मोबाइल बंद या फ्लाइट मोड में हो 1 घंटे। और टाइम फिक्स कर लीजिए अपने घर में ये तो कि 1 घंटे हमें हाँ, रीडिंग ये करनी है। आपने बड़ी ज्ञान की बात बताई त्रिपाठी जी, क्योंकि कई बार ये होता है कि बच्चों को पढ़ाते हैं तो मोबाइल पे फिर कोई बात हो जाती है, फिर कोई किसी का फोन आता है जानकार रिश्तेदार का, तो आपका कहने का मतलब है कि जी जी वो जी समय सिर्फ आपका अपने 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 बच्चों के लिए ही है, तभी जी जी आपका जी फायदा होगा, आपके बच्चों का फायदा होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये जो है बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए किताबें लें, किताबों पे कुछ पैसा खर्च करें, 100-50 रुपए की अच्छी अच्छी किताबें आती हैं। और जिस एज ग्रुप में बच्चा है, बच्चों को सुडोकू है, चित्र पहेली है और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, न्यूज़पेपर में भी आती हैं, मैगजीन्स में भी आती हैं, वो करने की आदत डालें। थोड़ी थोड़ी कहानियां सुनाएं और थोड़ी थोड़ी कहानियां पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उनको को प्रेरणा दें कि भाई आप पढ़ो। ठीक है, तो बच्चों को आनंद आएगा, बच्चों को डांटे ना, बच्चों को मारे ना, प्रेम से रखें, अपने बच्चे हैं, किसी दूसरे के बच्चे नहीं हैं, दुश्मन नहीं है ना, ये हमारा नुकसान चाहते हैं। ये भी अभी बच्चे हैं, बड़े होंगे, जैसे जैसे मेच्योरिटी आएगी अपने आप सब अच्छा होता जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी कोमल मन को दबा दिया, खराब कर दिया, तो वो कभी दोबारा सुधरने वाला अंकित हो गया, जो डर बैठ गया वो दोबारा नहीं निकलेगा। निगेटिविटी अगर आपने बिठा दी तो वो भी नहीं निकलेगी। तो एक सामान्य तौर पे चलते रहिए, सादा खाना पीना करते रहिए, एंजॉय करिए और मस्त रहिए, बस इतनी ही बात। नहीं, बहुत अच्छी आपने बात कही त्रिपाठी जी। तो हमारे शुक्ला जी दर्शक को पूछ रहे हैं कि आगे नमस्कार। हमारे जी आगे आने वाले जो पाठशाला है त्रिपाठी जी की, तो उसमें उनको क्या क्या देखने को मिलेगा, उनसे क्या उम्मीदें हैं? त्रिपाठी अगली जी की पाठशालाओं से काफी उम्मीद लगा क्या है हमारे दर्शक? अगली अगली जो अपनी पाठशाला रहेगी जी, अगली पाठशाला में हम बच्चों के खान पान के विषय पर चर्चा करेंगे कि बच्चों को कैसे, बच्चों का खान पान होना चाहिए, हम बच्चों को क्या खिलाएं, कैसे रखें कि हमारे बच्चे सेहतमंद रहें। जी, अगला विषय हमारा यही रहना चाहिए। बिल्कुल। और कोई अंत में कोई सवाल पूछना चाहेंगे त्रिपाठी जी? आप सवाल तो जैसे सवाल फ्लाइट और फाइट पर भी सब्जेक्ट रखिए नेक्स्ट। अच्छा जी, फाइट और ठीक है शुक्ला जी। फ्लाइट और फाइट मतलब भागना मत, और लड़ना। मैं समझ गया शुक्ला जी की भावनाओं को। शुक्ला जी अच्छा शायद मैं सही समझ अच्छा रहा हूँ कि भाग जाना या फिर संघर्ष करना, यही कहना चाह अच्छा, रहे हैं शुक्ला जीवन जी। से बिल्कुल। हाँ, ये जी कहना जी चाह रहे हैं जी। कि जीवन में कोई कोई तो मुश्किल आ जाए तो आप जी उसको संघर्ष करें, लड़ाई करें उससे, या फिर भाग जाए उस सिचुएशन से। भाग जाए। जी बिल्कुल। अब अगला विषय तो शुक्ला जी हमारा जो है यही कि बच्चों के खान पान का, कि बच्चों को कैसे खान पान बच्चों का रखा जाए अच्छी सेहत के लिए। और फिर अगला उसके आगे जो है इस पर भी एक टॉपिक पर रख लेते हैं चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद इसमें पंडित जी। इसमें हाँ, उसमें त्रिपाठी जी एक हमारे सुझाव ये भी आया कि कोई ना कोई, जैसे अगर आप जैसे कोई समाज सेवी या किसी जैसे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनकी उनकी जो प्रेरणादायक अगर आप कहानी थोड़ी सी बताएंगे हमारे दर्शकों को, तो उनको प्रेरणा ही मिलेगी। तो अगर अपने सेशन के बीच में अपनी जी पाठशाला में आप थोड़ा सा जी जी समय कुछ किसी भी एक अगर जैसे जो क्रांतिकारी है उनके बारे में बताएंगे या समाज सेवी के बारे में, तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जी बिल्कुल जी, कोशिश करूंगा कि जो है कुछ ना कुछ आपको वृत्तांत जो है, एक मैं आपको छोटा सा वृत्तांत वृत्तांत क्या व्याख्यान बता दे रहा हूँ। एक उनका स्वामी विवेकानंद जी का ध्यान में आ रहा है। महिलाओं की स्थिति पर उन्होंने एक व्याख्यान दिया कि हमारे देश में महिलाओं की क्या स्थिति है। तो वो क्योंकि अमेरिका गए तो उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति को देखा। एक मिनट बेटा आप। तो उन्होंने क्या बताया कि हमारे यहाँ पे और अमेरिका में, ये जो पाश्चात्य देश है यूरोपियन कंट्रीज में, महिलाओं की स्थिति कैसी है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ हमारे घर की मालकिन हमारी माँ होती है, घर के निर्णय हमारी माँ लेती है कि घर में खाना क्या बनेगा, वो माँ तय करती है। हमारे घर में खिड़की में रंग कौन सा होगा, दीवारों पर रंग कौन सा होगा, हमारी माँ तय करती है। और जो भी छोटे मोटे फैसले होते हैं वो सब हमारी माँ तय करती है।
लेकिन पाश्चात्य देशों में ऐसा नहीं है। ये बात हो बिल्कुल। गई आपकी मुझे 100 साल पहले की होगी, ठीक है। वहां पे जो है माँ जो है ऐसे इम्पोर्टेंट रोल में नहीं है। माँ को खाना बना के जो दे दिया, बल्कि उनके लिए तो वृद्धाश्रम की व्यवस्था है। तो तो मुझे इसमें जी लगता है कि 15-16 साल की उम्र में त्रिपाठी जी वो जैसे अलग ये कल्चर है कि जैसे अलग हो जाते हैं परिवार से, अपना खुद कमाने लग जी, जाते हैं तो जो तभी बच्चा। तो वहां मदर्स डे है, फादर्स डे है, चिल्ड्रंस डे, सबके डे बने हुए हैं कि उस दिन माँ को जाके मिल लेना है। मदर्स डे पर माँ के पास जाना है, मिलना है। फादर्स डे पर फादर को मिलना है ना। हमारे तो 365 दिन फादर्स डे मदर्स डे ही है। तो ये जो कल्चर है अभी अब अपने देश में स्थिति मैं देख रहा हूँ कि 100 साल में वो पूरा कल्चर आ गया। आज क्या किसी घर में वो जो विवेकानंद जी ने जो बात कही थी, आज वो बात तो नहीं रही, है ना, कि माँ घर के डिसीजन ले रही है। आजकल तो स्थिति ऐसी हो गई कि माँ बाप के साथ रहना ही मुश्किल हो रहा है बच्चों को। तो ये जो है एक उनका व्याख्यान का मुझे ध्यान में आया। तो ऐसे कुछ में बिल्कुल जो भी ध्यान में आएगा, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये देखिए जो परिवार के दो हिस्से हैं, आदमी और औरत, है ना, दोनों हिस्से अगर सुनेंगे तो मेरे को लगता है दोनों के लिए कुछ ना कुछ रहेगा। ध्यान से बिल्कुल। मतलब ये एक इमोशनल बातें भी हैं। सबसे बड़े जो दो चार पहलू हैं उन्हीं से पूरा समाज जो है, वो मुख्य धुरी है, वो ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाना है। जी संदीप जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत 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 धन्यवाद बहुत आपको। धन्यवाद आपका त्रिपाठी जी। और ये थी त्रिपाठी जी की पाठशाला भारत टीवी पे। आगे भी त्रिपाठी जी की पाठशाला चालू रहेगी। बहुत ही इन्होंने ज्ञान की बातें बताई। तो आगे भी जैसे ही जो पाठशाला होगी उससे पहले हम आपको सूचना दे देंगे इसके बारे में। और पार्टी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपके साथ आपके लिए ऐसे सेशन रखते रहेंगे। सब आप अपने घर में रहिए इस कोरोना के समय में, और अच्छे करिए, अपने परिवार का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए। मैं संदीप भारतीय।